Hello, scholars. This side, Assistant Professor Meenakshi Dwivedi, and you are watching Scholars Mantra. ये जो सीरीज मैंने आपके लिए प्रोवाइड की है, इसमें आप एक वीडियो में एक यूनिट कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। मैं अगर कहूँ कि पूरा ही सिलेबस कवर किया है तो ये गलत होगा। तकरीबन 80 to 90% सिलेबस आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। ये आप एज अ मिनी क्रैश कोर्स कंसीडर करिएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स में कवर करूंगी वीडियो वाइज। अगर आप 10 दिन का कोई मिनी क्रैश कोर्स चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, अगर आप CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उड़ीसा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एस्टेट, हरियाणा, राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप एक मिनी क्रैश कोर्स ढूंढते हैं, तो ये सीरीज जरूर प्रेफर करिएगा, शेयर करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी। तो ये वीडियो सीरीज डेफिनेटली एक बढ़िया रिवीजन आपके लिए रहेगा। मैंने इन वीडियोस में थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों पे फोकस किया हुआ है। पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज अपनी चीजों को क्लियर करेंगे, साथ ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सीरीज को ध्यान से देखिएगा, बढ़िया नोट्स बनाइएगा और एग्जाम की तैयारी अच्छी करिएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज का टॉपिक रहेगा वो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज चल रही है एक मिनी क्रैश कोर्स के तरीके से। आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके एग्जामिनेशंस अगर तकरीबन 10 दिन के अंदर है, तो आप ये जो मिनी क्रैश कोर्स है, इसके थ्रू एक एक वीडियो में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को ब्रीफली आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया है और ये दूसरा वीडियो है आपके लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो सारे वीडियोस को एक बार अगर आप देख लेते हैं तो ब्रीफली आपके सारे ही टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इस वीडियो में भी मैंने थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों ही ऐड किए हुए हैं। टॉपिक वाइज थ्योरी है और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, तो आपको एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। मेरी स्पीड मैं ज्यादा नहीं रखूंगी, मैं काफी नॉर्मल स्पीड में ही आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है। बस ये सोचेगा कि ये क्रैश कोर्स है तो इसलिए हो सकता है मेरी स्पीड आपको ज्यादा लग रही हो, बट आज मैं ऐसा ना करके अपनी स्पीड नॉर्मल रखूंगी। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन जब आप इसको आराम से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो एक वीडियो में आपको हर चीज प्रॉपरली समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी एक सब्जेक्ट है, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट या टेक्निकल ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ पर अगर CUT के अकॉर्डिंग हम सिलेबस देखें, तो ये CUT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, काफी बेसिक दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंट्राम्यूरल, एक्सट्राम्यूरल एंड कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये बेसिक चीजें यहाँ पे दी हुई है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में आप इक्विपमेंट्स, बजटिंग, टाइम टेबल, ये सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो काफी छोटा सा सिलेबस है, बट एग्जाम में इससे थोड़ा ऊपर भी आ जाता है। तो मैंने जो आपके लिए एक PDF तैयार करी है, उसमें ओवरऑल आप हर चीज को, चाहे वो प्रिंसिपल्स, क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स, तो वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड किए हुए, ताकि मैं अच्छे से आपको आज का टॉपिक क्लियर कर सकूं। इसी के साथ ही एक सिलेबस और मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि उड़ीसा का है। उड़ीसा में भी अभी एग्जामिनेशन है, तो उड़ीसा के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्रिएशन। तो इन्होंने यहाँ पे रिक्रिएशन को भी ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो भी चीजें आज पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें से मेनली फोकस रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविजन। सुपरविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुपरविजन को मैं फोकस करूंगी, प्लानिंग को फोकस करूंगी, और that lesson planning is also very important, budgeting is very important। तो मेरा मेन फोकस इन चीजों पर ज्यादा होगा। बाकी ये जो रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, यकीन मानिएगा यहाँ से जब भी सवाल बनता है, इतना इतना कॉमन क्वेश्चन होता है जो आप आराम से बिना पढ़े, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वो क्वेश्चंस है जो जनरली आप
अपने बीपीएड में, एमपीएड में आपने लेसन प्लानिंग्स में एंड जब आपने प्रैक्टिकल क्लासेस करी होंगी तब आपने डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, समझा होगा, प्रैक्टिकली किया होगा। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को या फिर इन टाइप के टॉपिक्स को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो कॉमनली आप डेफिनेटली इसको कर पाएंगे। जहां पर ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे समझने में टाइम लगेगा, वो मैं आपको आज समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए, सो मैं लेके चलती हूँ आपको क्वेश्चंस एंड थ्योरीज। सो ये रहा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का आपके लिए पीडीएफ, और स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके डेफिनेशंस और डिफरेंस की ही बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि जो मैनेजमेंट है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, आप लोगों ने बीपीएड किया हुआ है, एमपीएड किया हुआ है, डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए होंगे। अगर नहीं भी किए हो तो एथलेटिक मीट एक ऐसा इवेंट है जो हर किसी कॉलेज में, हर किसी स्कूल में मनाया जाता है। और ये जो एनुअल एथलेटिक मीट कह सकते हो आप इसको, स्पोर्ट्स डे कह सकते हो आप इसको। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, इस इवेंट्स के लिए बहुत सारी प्लानिंग होती है। प्लानिंग के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम है आपके पास। उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर आप प्लान करते हैं। प्लानिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत है उसके लिए बजट तैयार किया जाता है। बजट के बाद फिर आप कमिटीज बनाते हैं, ग्रुप्स डिवाइड करते हैं, उनको काम, जो भी ड्यूटीज है वो असाइन करते हैं। फिर जाके वो काम अपना एम जो है वो अचीव कर पाता है। इसके लिए यहां पर सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका लीडर। लीडर मतलब मैनेजर कह सकते हैं आप इसको। मैनेजर वो होता है पर्सन जो टीम को, उनके वर्क को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके, उनको प्रॉपरली डायरेक्शन देके, मोटिवेट करके अपने एम तक पहुंचाए। उसे कहते हैं एक लीडर, एक मैनेजर। अब ये चीज तो हमें समझ में आ रही है क्योंकि हम सब लोगों ने बीपीएड एमपीएड में बहुत सारे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए हैं, देखे भी हैं कैसे मैनेज होता है, क्या क्या चीजें होती है बेसिकली। इसी को जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है, तो यहां पर फोकस करना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में डेफिनेशन ही आती है मेनली। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स by directing their efforts towards achievement of pre-set goals। अब यहाँ पर pre-set goals क्यों लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है। प्री-सेट गोल्स इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप जब प्लान करते हैं तो प्लानिंग में आप अपने गोल्स को पहले से ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, किसके साथ करना है। तो ये सब चीजें आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, इसलिए लिखा हुआ है प्री-सेट गोल्स। अब जब आपको गोल्स सेट हो गया है, इसी के साथ ही आप कुछ लोगों को हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे जिसको कहते हैं स्टाफिंग। सो आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये जो आप एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, जब आप अपने ग्रुप को डायरेक्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो आप उनके एफर्ट्स को डायरेक्शन देंगे, उनके एफर्ट्स को मोटिवेट करेंगे ताकि आप उनके साथ मिलकर वो प्री डिटरमाइंड जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर खुद काम नहीं करता है, वो काम करवाता है। दिस इज द मैनेजमेंट स्किल्स कि वो काम कैसे करवा सकता है, कैसे काम निकलवा सकता है अपने टीम मेंबर से। तो ये मैनेजमेंट स्किल्स में आता है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पार्ट हो गया, इसका क्या मेन फंक्शन हो गया। ये जो ड्यूटीज और प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस, ये जो असाइन करते हैं और जो बनाते हैं, दे आर द मेकर्स, दे आर द पॉलिसी मेकर्स, दे आर द प्रिंसिपल्स मेकर्स, दे आर द ऑब्जेक्टिव प्लान्स एंड पॉलिसीज मेकर्स। तो ये बनाते हैं, उन पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं और मैनेजर्स उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यू कैन से दैट कि मैनेजमेंट इज अ एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट जो एग्जीक्यूट करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटर्मिनेटिव डिपार्टमेंट जो डिटरमाइन करता है, जो सोचता है, प्लान करता है। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक डिटर्मिनेटिव प्रोसेस है और मैनेजमेंट एक लार्जली एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। ठीक है, अभी आपको मैनेजमेंट समझ में आ रहा है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ रहा है। सेम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब है जब भी कोई ग्रुप, अब ये ग्रुप क्या होता है, हर चीज का एक
मतलब है, हर चीज का एक मीनिंग है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप वो जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर सके। कॉमन गोल क्यों? क्योंकि जब कॉमन गोल होगा, एक गोल होगा, तभी वो ग्रुप एक प्रॉपर तरीके से अपने एम तक पहुंच पाएगा। अगर ग्रुप ज्यादा है और सबके अपने अपने एम है, तो पहली बात तो वो ग्रुप नहीं है, दूसरी बात वो अपने एम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो ग्रुप का जो एम है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी आइडेंटिकल, इट शुड बी वन गोल, उनका आइडेंटिटी सेम होना चाहिए। ये सब चीजें ग्रुप में होनी चाहिए, तब जाके ग्रुप अपने एम को अचीव कर पाता है। क्लियर? तो यहां पर जब ग्रुप बनाया जाता है ताकि अपने एम को अचीव कर सके, तो बेसिकली उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज अ फॉर्मल ग्रुप। अब अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप भी दो टाइप के होते हैं, और ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ग्रुप भी दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब फॉर्मल ग्रुप वो होता है जो बेसिकली किसी पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिकली ऑफिशियल पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो जाता है, ये ग्रुप भी इसको ग्रुप को भी फिर हटा देते, रिमूव कर देते हैं। और जो इनफॉर्मल ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप है जो बेसिकली यूं ही बन जाता है कैजुअली और विदाउट एनी पर्पस। जस्ट एक इंटरेस्ट है, आपको किसी का साथ पसंद आता है, आपको किसी की कंपनी एंटरटेन करती है, तो उसके लिए एक अनऑफिशियल ग्रुप जो बन जाता है, दैट इज इनफॉर्मल ग्रुप, लाइक योर फ्रेंड्स, लाइक योर कोलीग्स। बट जो फॉर्मल ग्रुप है, ये प्रोफेशनली बनाया जाता है किसी पर्पस को अचीव करने के लिए। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपका एक ग्रुप तैयार किया गया है एक एम को अचीव करने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका फॉर्मल ग्रुप में। डन? तो यही है ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इट कुड बी अ स्कूल, इट कुड बी अ कॉलेज, इट कुड बी अ पर्टिकुलरली ऑफिशियल फॉर्मल ग्रुप जो एक एम के लिए, मान लीजिए कोई कमिटी बना, जैसे कुंजरू कमिटी, कुठारी कमीशन, है ना? तो जो कुंजरू कमिटी बनाई गई थी उस टाइम पर, तो ये भी एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो पर्पसली किसी एम को अचीव करने के लिए बनाया गया था। तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो हो गया जो प्लान्स, पॉलिसीज, फंक्शंस, इन सबको डिटरमाइन करेगा, सोचेगा, समझेगा और बनाएगा। उनको एग्जीक्यूट करवाएगा मैनेजर्स। तो मैनेजर्स आर द एग्जीक्यूटर्स, जो किसी भी काम को जो उनको असाइन किया जाता है उसको पूरा करवाते हैं। तो यहां पर आपको ये तीनों डेफिनेशंस क्लियर हो जाती है। इसी के साथ ही यहां पर एक और डेफिनेशन दिया हुआ है। मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ गोल्स। अगर आपसे पूछे कि क्या क्या चीज मैनेजमेंट में आती है, तो क्या बोलेंगे आप? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इसलिए क्योंकि देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो भी प्लान कर रहा है, बट जो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेगा, तो डेफिनेटली प्लानिंग में इन्वॉल्व मैनेजर भी होगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे प्लानिंग लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट किसको फोकस करता है? पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को, प्रोसीजर्स को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। ठीक है? तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें मैनेजमेंट में आ रही हैं और कौन कौन सी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है पीटर फर्डिनेंड ड्रकर। और ये एज इट इज एग्जाम में आएगा, अगर आया तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गया आपका, द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय हेनरी फयोल। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी मैनेजमेंट का मतलब देखा कि मैनेजमेंट ये होता है, मैनेजमेंट वो होता है, तो अब हम जब इसको थ्योरी के साथ रिलेट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सम फिलोसोफर्स, सम साइकोलॉजिस्ट, सम थ्योरिस्ट, तो उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि हेनरी फयोल। तो हेनरी फयोल के अकॉर्डिंग अगर आप मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट का मेजर फोकस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट और बेटर होगा। तो इनका मेन फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के साथ था। मतलब इनके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डोमिनेटिंग फैक्टर था हमेशा से। सेम विद दैट, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इसीलिए फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है हेनरी फयोल।
इसके बाद द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल, तो जो तकरीबन तकरीबन 1990s की बात है। 90s में हेनरी फेयोल ने जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की जो थ्योरी है उसको काफी प्रमोट किया, और इसी के साथ ही उन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम बन गया मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो ये याद रखिएगा कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? हेनरी फेयोल ने। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? हेनरी फेयोल ने। अर्लीस्ट मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी? अर्लीस्ट मतलब तकरीबन पहले पहले, जो एक टाइम से पहले की जो थ्योरीज है उसको अर्लीस्ट कहा जाता है, तो वो भी किसने दी थी? हेनरी फेयोल ने। उसके बाद फिर प्रमोशन, डेवलपमेंट, अवेयरनेस शुरू हुआ। बेसिकली मैनेजमेंट किसने शुरू किया था? दैट इज पीटर फर्डिनेंड ड्रकर। तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। इसके बाद एक और है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव किसने दिया? फ्रेडरिक टेलर ने। अब कैसे दिया वो हम आगे भी देखेंगे। ये कौन है? हाँ जी, ये कौन है और ये कौन है? कोई पहचान पा रहा है? Now, he is Peter Ferdinand Drucker and he is Henry Fayol. ओके, चलिए इसी के साथ ही जब आप मैनेजमेंट के फंक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आप मैनेजमेंट के फंक्शंस को क्लासिफाई कर रहे हैं बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स, तो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही मेन फंक्शंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर सवाल बना तो यही से बन जाएगा। नंबर वन, हेनरी फयोल। तो हेनरी फयोल के अकॉर्डिंग इन्होंने जो फंक्शंस दिए थे, देखिए कुछ किताबों में दिया हुआ है 5 फंक्शंस, कुछ किताबों में दिया हुआ है 6 फंक्शंस, तो यहां पर मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिख दिया है फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग इज द एक्स्ट्रा फंक्शन। अगर कुछ किताबों में 5 फंक्शंस की बात करी गई है तो ये प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर 6th ऑप्शन भी दिया हो तो समझ जाना कि 6th वाला भी गलत नहीं है, फोरकास्टिंग, जो कि आगे आएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लुंडल एरविक, अकॉर्डिंग टू लिंडल उर्विक, इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने फंक्शंस को डिफाइन किया है कि भाई अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का क्या क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो कैसे काम करता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेटिंग, फोरकास्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने दिए हैं वो 7 है। अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक, वेरी फेमस नेम इन मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक, इन्होंने जो फंक्शंस को डिस्क्राइब किया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड बजटिंग। तो इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसको आप तो बेसिकली आप पीओ पीओएस DCORB, पॉजिडी कॉर्ब, पॉजिडी कॉर्ब करके नाम आप याद कर सकते हो, पॉजिडी कॉर्ब। तो पॉजिडी कॉर्ब, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C और O एक साथ रिलेट किया हुआ है, CO मतलब कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड B फॉर बजटिंग। ठीक है, तो ये यहां पर इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात कुछ ऐसी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक, अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक सीक्वेंस क्या रहेगा मैनेजमेंट के फंक्शंस का, तो आप सीक्वेंस को ऐसा ही लगाएंगे। सबसे पहले प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर स्टाफिंग आएगा, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड बजटिंग। यही सीक्वेंस रहेगा अगर अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक का सीक्वेंस पूछा हो तो। सेम विद दैट, अकॉर्डिंग टू लिंडल उर्विक का सीक्वेंस पूछा है तो सीक्वेंस यही रहेगा। सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल पूछा हुआ है तो सीक्वेंस यही रहेगा। बट अब एक प्रॉपर सीक्वेंस की बात अगर करें, प्रॉपर सीक्वेंस मतलब अगर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहेगा? अपने मन में भी सोचिएगा, प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहेगा। यहां पर स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख देती हूं। प्रॉपर सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा अगर कहीं पर भी कोई नेम नहीं पूछा हुआ है तो। सबसे पहले आ गया आपका फोरकास्टिंग। अगर फोरकास्टिंग ऑप्शन में है, मैं केवल स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट्स लिखूंगी। हाँ जी,
पहला आ गया फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के बाद आ गया आपका प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बाद क्या आएगा, प्लानिंग के बाद आ गया आपका बजटिंग, प्लानिंग के बाद बजटिंग, बजटिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, ठीक है ना, स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, लिखते जाइएगा, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद फिर आप सीक्वेंस सेम रहेगा, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, और लास्ट में अगर इवैल्यूएशन दिया हो तो इवैल्यूएशन। डन। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस पूछा हो तो ये सीक्वेंस रहेगा, अगर पर्टिकुलरली किसी का नाम पूछा हो तो उस तरीके से आप करेंगे। अब इनका मतलब जान लेते हैं एक बार क्या होता है। फोरकास्टिंग का मतलब हो गया कि अभी तक वो चीज आपने प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं करी है, वो चीज एक रॉ तरीके से आपके दिमाग में फीड है, आप सोच रहे हैं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, आने वाले टाइम पे हम ऐसा करेंगे, दैट मीन्स यू आर जस्ट मेकिंग आइडियाज अबाउट समथिंग कि जो भी इवेंट होगा उसे आप कैसा प्लान करेंगे, क्या करेंगे, बट अभी भी आप उसको स्ट्रक्चर के रूप में अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया है, पेन एंड पेपर में उतारा नहीं है, यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रॉपर प्लानिंग, तो इसे कहेंगे फोरकास्टिंग। तो ये प्लानिंग के पहले का जो एक रॉ प्लानिंग है उसे कहा जाता है फोरकास्टिंग, जिसको कहते हैं दूरदर्शी, ये वो चीज है फोरकास्टिंग। प्लानिंग नाउ, जब आप अपने सोच को एक प्लान में, एक पेपर पे, एक स्ट्रक्चर में, एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं सिस्टमैटिकली, एक प्रिंसिपल्स के साथ, फंक्शंस के साथ प्रॉपरली जब आप डिजाइन कर लेते हो उसे कहते हैं प्लानिंग। कब करना है, क्या करना है, किसके साथ करना है, कितना करना है ना, बजट कितना होगा हमारा, ये सब चीजें आती है प्लानिंग में। इसी के साथ ही नेक्स्ट आता है आपका बजटिंग। और बजटिंग क्या हो जाता है भाई, जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपके पास कितना सोर्स ऑफ इनकम कहां से आ रहा है, इनकम का सोर्स क्या है, आपके पास कितना सेव है, कितना रिजर्व्ड अमाउंट है, कितना एक्सपेंडिचर है, आप कहां कहां पे स्पेंड करेंगे, क्या चीज बहुत जरूरी है, क्या चीज बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो उस तरीके से आप यहां पर बजटिंग डिसाइड करेंगे प्लानिंग के बाद। उसके बाद, क्योंकि बजटिंग भी प्लानिंग में ही आता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर आप बेसिकली मेनली आप जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तब आप इवेंट को देखेंगे कि भाई कितने लोग हैं, कहां पर ऑर्गेनाइज करना है, क्या इवेंट रहेगा, क्या टारगेट ऑडियंस रहेगी, तो ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। फिर आ गया स्टाफिंग। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन फंक्शंस के लिए आप उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं, जो कैपेबल मेंबर्स हैं, उनको रिक्रूट करेंगे कि भाई ठीक है, आप में कैपेबिलिटीज है, आप में है, आप में है, तो आप उनको फिर रिक्रूट करेंगे, उसको स्टाफिंग कहते हैं। उसके बाद आ गया आपका डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के बाद जब स्टाफ मेंबर्स एक साथ असाइन हो जाएंगे, उनको फिर आप ड्यूटीज असाइन करेंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, फिर आप उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर आगे आप उनको कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना रहे, कोऑर्डिनेट करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे ताकि चीजें डिस्टर्ब ना हो और अपने फ्लो से ना टूटे, आप उनको मोटिवेट भी करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग। फिर आगे आपका इवैल्यूएशन। नाउ जब इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाए या फिर एम अचीव हो जाए, फिर आप इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट एक काफी डीप एनालिसिस होता है मिस्टेक्स का, प्रॉफिट का, और क्या चीज बेटर थी, क्या चीज वर्स थी, हर चीज को आप ओवरऑल ओवरऑल एक डिटेल डीप एनालाइज करते हैं ताकि अगली बार और बेटर परफॉर्म कर सके। तो जो एक होता है फीडबैक, एक होता है इवैल्यूएशन। तो फीडबैक काफी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट द रिजल्ट, एंड इवैल्यूएशन काफी डीप एनालिसिस होता है अबाउट द रिजल्ट। तो यही एक सीक्वेंस आपको यहां पर समझ में आ रहा है। अभी जो कॉमनली, जो अभी रिसेंटली मॉडर्न टाइम्स में यूज किया जाता है फंक्शंस, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड इवैल्यूएशन। तो अब इवैल्यूएशन भी कंसीडर किया जाता है, पहले नहीं था, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में नहीं था, अभी के कॉन्सेप्ट में ये किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे आपके फंक्शंस आपको ब्रीफली क्लियर हो जाते हैं
कवर हो जाते हैं। इतने ही है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो फिर भी आपको ज्यादा ही पढ़ाया है। इतना भी अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना काफी है। आपको शब्द और शब्द का मतलब पता होना चाहिए बस। इसके साथ चलते हैं आगे, मैनेजमेंट थ्योरीज। अब ये टॉपिक जो है ये टीजीटी की किताबों में सिलेबस में दिया नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा, अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया, ना ही सीयूटी के सिलेबस में दिया हुआ है, ना ही ये उड़ीसा के सिलेबस में दिया हुआ है। मतलब मेनली टीजीटी के सिलेबस में ये दिया ही नहीं होता है। तो आप इसको करेंगे क्या या नहीं करेंगे? तो देखो, करना तो है ही, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन्होंने, मतलब इन्होंने ही मैनेजमेंट को डिफाइन किया है, तो इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब इनको भी ना पढ़े तो इंफॉर्मेशन अधूरी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो भाई, मैनेजमेंट की थ्योरीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट का मतलब जो हम जान रहे हैं, वो मतलब किसने डिफाइन किया, वो मतलब किसने एक्सप्लेन किया? इन्होंने तो किया है। तो इसको तो पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये देखिए, कुछ मैनेजमेंट थ्योरीज हैं जो डिफाइन करती हैं मैनेजमेंट को। सबसे पहले आते हैं हेनरी फयोल। हेनरी फयोल की एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, और उस थ्योरी को फायोलिज्म भी कहा जाता है। फायोलिज्म क्योंकि इन्होंने 1960s 90s में मैनेजमेंट को एक अलग ही तरीके से एक्सप्लेन किया था। और अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो मॉडर्न टाइम्स में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेडरिक टेलर, एंड फ्रेडरिक टेलर की है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ईयर यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद उसके बाद आते हैं मैक्स वीबर, और मैक्स वीबर की है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है एल्टन मायो, और एल्टन मायो की है बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, हॉथरॉन इफेक्ट। ठीक है जी। तो ये यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। अब ये तो एक थ्योरी और उसके नेम्स आपके सामने हैं। इसी के साथ ही एक डायग्राम आप यहां पे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। आई थिंक आपको क्लियर है। हाँ। सो दिस इज द थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इन फिगर। ऑलमोस्ट सारी ही थ्योरीज इतनी ही है, कॉमन थ्योरीज। मैं ब्रीफली आपको समझा भी देती हूँ। जब आप क्लासिकल थ्योरी की बात करते तो कई बार सवाल भी आता है एग्जाम में कि भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिकल थ्योरीज आर देयर, या फिर लिस्ट डाउन क्लासिकल थ्योरीज। तो क्लासिकल थ्योरीज किस तरीके से हैं? तीन है क्लासिकल थ्योरीज। कौन कौन सी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये जो तीन थ्योरीज हैं, ये क्लासिकल मॉडल में काउंट होती है। क्लासिकल का मतलब ओल्ड। आप कहेंगे मैम, अभी तो आप कह रहे थे कि मॉडर्न टाइम्स में, अभी आप कह रहे हो क्लासिकल। बेसिकली यहां पर क्लासिकल या ओल्ड का मतलब है कि मॉडर्न टाइम्स में। मॉडर्न टाइम्स मतलब 20th सेंचुरी। अगर आप 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो 20th सेंचुरी में जो सबसे पहली जो है, जो ओल्डेस्ट है सबसे पहली, वो है क्लासिकल। तो मॉडर्न टाइम्स में 20th सेंचुरी में जो सबसे पहले जिन जिन थ्योरीज ने एक्सप्लेन किया है, वो क्लासिकल में काउंट हो रही है। उसके बाद बिहेवियरल, जो आप नियो क्लासिकल कह सकते हैं। आप नियो क्लासिकल कह सकते हैं। ठीक है। ये नियो क्लासिकल मतलब ना ही बहुत पुरानी, ना ही बहुत नई। तो ये नियो क्लासिकल में काउंट होगी। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट और इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव। इसी के साथ ही आती है न्यू थ्योरी। नाउ दिस इज रीसेंट, जो रीसेंट थ्योरीज है ये वो है सिस्टम पर्सपेक्टिव और कॉन्टिजेंसी थ्योरी। ठीक है। तो जब हम लोग क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं, तो क्लासिकल थ्योरी में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, इनका मेन फोकस जो है वो है वर्कर स्पेसिफिक। ब्रैकेट में जरूर मैंने भी लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिएगा। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ये कहते हैं कि एक हैप्पी वर्कर इज अ गुड वर्कर, विच मीन्स अगर आप वर्कर को खुश रखेंगे, वर्कर की एफिशिएंसी के ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनेटली वर्कर के इंप्रूवमेंट की वजह से कंपनी या मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। वर्कर्स के लिए टाइम टू टाइम अपडेशन होना जरूरी है। वर्कर्स को आप एजुकेट करें, वर्कर्स की स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। वर्कर्स के टाइम और पैसा, जितना जितना काम करें उतना पैसा उनको मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि काम तो ज्यादा हो रहा है, पैसा उनको उतना मिल नहीं रहा है। तो पैसे के ऊपर बात करी गई है।
टाइम के ऊपर बात करी गई है, एफिशिएंसी के ऊपर बात करी गई है कि किस किस तरीके से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो एफिशिएंसी है वो मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे दे सकते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में इन चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। नेक्स्ट आ गया आपका ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें किसके ऊपर फोकस किया गया है? इसमें कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छा मैनेजमेंट डिपेंड करता है पावर के ऊपर। पावर, ठीक है। इफ यू आर हैविंग पावर, और मेनली ये तीन टाइप की होती है पावर। नंबर वन इज करिस्मेटिक पावर, लिख लीजिएगा। ट्रेडिशनल पावर, ट्रेडिशनल। नंबर वन ट्रेडिशनल पावर, नंबर टू करिस्मेटिक पावर, और नंबर थ्री लीगल पावर। ठीक है, तो तीन तरीके की पावर होती है। सबसे ज्यादा आपका ट्रेडिशनल, दिस इज द पावर ऑफ रिस्पेक्ट, यू कैन से दैट कि आप जब किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनकी बात मानते हैं। ये ट्रेडिशनल पावर के रूप में आप देख सकते हैं कि भाई आपके फैमिली में अगर कोई बड़ा है, दादाजी हैं, पापा हैं, तो आप उनकी बात मानेंगे। तो उनके पास कौन सी पावर है? ट्रेडिशनल पावर है कि एज अ ट्रेडिशन आपके लिए वो बड़े हैं, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आप उनकी बात मानते हैं। कंपनी में भी कुछ लो ग्रेड के होते हैं लेकिन होते सीनियर है, तो हम उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। तो दैट इज द ट्रेडिशनल पावर। नेक्स्ट आ गया करिस्मेटिक पावर। दिस इज द पावर ऑफ पर्सनैलिटी। आपको कभी कभी किसी की पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, तो वो जो भी कहता है आप उसको मानते हैं क्योंकि आप उसको पहचानते हैं, आपको उसके ऊपर भरोसा है ना। तो अभी कोविड जब आया था, कोविड के टाइम्स में जब अवेयरनेस करना था कि लोगों को कि किस तरीके से 2 गज की जो दूरी है वो जरूरी है और आपको मास्क पहनना है, ये जो अवेयरनेस है इसके लिए जो आवाज चुनी गई वो थे अमिताभ बच्चन जी। तो अमिताभ बच्चन जी क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक, जो मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक है वो अमिताभ बच्चन जी को अच्छा मानती है, उनकी पर्सनैलिटी को पसंद करती है। तो ये बेसिकली करिस्मेटिक पर्सनैलिटी वो होती है जो कि अपनी अपने आप को इन्फ्लुएंस, मतलब अपने आप को इन्फ्लुएंस के लिए यूज करती है। लोग उनके उनको देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं, उनको समझते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका लीगल पावर। नाउ लीगल पावर इज दैट पावर, दिस इज द पावर ऑफ पोजीशन, और आप इसको नाम को जरूर लिखिएगा। ट्रेडिशनल पावर इज द पावर ऑफ रिस्पेक्ट, charismatic power is the power of personality, and legal power is the power of position. I am this, if I am प्रिंसिपल, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। इफ आई एम एचओडी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आई एम अ टीचर, यू हैव टू फॉलो मी, यू आर स्टूडेंट, आपको माननी पड़ेगी। तो ये एक लीगल पावर है, दैट मीन्स पावर ऑफ पोजिशन। ओके, तो ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। ओके, सो ये आ जाती है आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ गया, मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि ज्यादा खिंचपिच हो रहा है। ओके, और आप लोग साइड बाय साइड नोट्स भी बनाते रहिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। और जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, दिस इज होल होली रिलेट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन को, ये कंप्लीटली रिलेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होगा, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बढ़िया होंगे, तो कंट्रोल ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये वर्कर स्पेसिफिक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी ये एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक है। यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कर से भी। तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के। नेक्स्ट आ गया आपका बिहेवियर थ्योरी, एंड बिहेवियर थ्योरी में आता है हॉथर्न एक्सपेरिमेंट और इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव। जो हॉथर्न एक्सपेरिमेंट है ये रिलेट करता है कि आप जहां पर काम करते हैं वो आपकी वर्किंग प्लेस नीट एंड क्लीन, आपकी वर्किंग प्लेस बढ़िया होनी चाहिए। आप जहां पे काम करते हैं वो अगर नीट एंड टाइडी नहीं है, वो अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं है, तो आपको काम करने का मतलब काम करने का मन नहीं करेगा। तो हॉथर्न एक्सपेरिमेंट सेज दैट कि जो आपकी वर्किंग प्लेस है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका एनवायरमेंट है, वो अगर बढ़िया है तो आपका काम करने का भी मन करेगा और आपका मैनेजमेंट भी बढ़िया होगा। नेक्स्ट आ गया आपका इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव, दिस इज ह्यूमन अप्रोच। अगर मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर बढ़िया है
तो डेफिनेटली मेरा काम करने का भी मन करेगा और मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी काम करने का मन करेगा। अगर मेरा नेचर अच्छा नहीं है तो मेरे साथ जो लोग हैं वो भी मेरे से बात नहीं करेंगे, एक इंटरेक्शन बिल्ड नहीं होगा, कंफ्यूजन होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, एक दूसरे से चिढ़ेंगे, जलन होगी। तो ये सब चीजों की वजह से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा, कॉपरेशन नहीं हो पाएगा, तो कॉपरेशन की वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से शायद मैनेजमेंट खराब हो सकता है। तो एक असाइनमेंट आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। तो कोऑर्डिनेशन में और कॉपरेशन में क्या डिफरेंस है, एक बार अभी नोट डाउन करिएगा, मेरी क्लास के बाद जरूर इसको ढूंढिएगा। इट्स वेरी बेसिक, आप लोग जरूर इसको ढूंढेंगे तो कुछ और भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये आ गया आपका इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव कि भाई आपका रिलेशनशिप वर्किंग प्लेस पे बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया न्यू थ्योरी एंड दैट इज सिस्टम पर्सपेक्टिव। ये सिस्टम ओरिएंटेड है। सिस्टम ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि अगर आपके काम करने के तरीके में एक बढ़िया सिस्टम है तो आपका काम बढ़िया होगा। अगर सिस्टम का मतलब क्या, सीक्वेंशियल, प्रॉपरली होगा, प्लानिंग के साथ होगा, तो आपका काम बढ़िया होगा, एम अचीव होगा। अगर सिस्टम नहीं होगा तो एम अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये है सिस्टम पर्सपेक्टिव, प्रॉपर सीक्वेंशियल, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सिस्टम के साथ आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया कॉन्टिजेंसी थ्योरी एंड दिस कॉन्टिजेंसी थ्योरी सेज दैट कोई भी सिंगल थ्योरी या फिर कोई भी सिंगल अप्रोच बेस्ट नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, कि जैसी सिचुएशन वैसा आप जो भी थ्योरी है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। Sometimes scientific management theory is best. Sometimes administrative management theory is best. Sometimes Hawthorne experiment is best. Sometimes bureaucracy is best. Sometimes every theory is best. It depends upon situation. It depends upon the environment. It depends upon the nature of employees. तो बहुत सारी चीजें इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं. So that is the contingency theory depends upon situation. Done. तो यहां पर 3 टाइप की थ्योरीज आपको क्लियरली समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो क्वेश्चंस करें क्या? हाँ जी, ओके, मैंने आपका चैट ऑन किया हुआ है। हाँ जी, क्या लगता है क्या रहेगा क्वेश्चंस का आंसर, बताइए। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको कहा जाएगा? हाँ जी, फटाफट रिप्लाई दीजिए। आदित्य, एग्री विद दिस? सो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट आइडियोलॉजी आइडियाज गोज टू हेनरी फेयोल। क्लियर डिंपल? ग्रेट। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर मैनेजिंग अ स्पोर्ट्स प्रोग्राम। अब यहां पर कहीं पर भी लिंडल उर्विक या फिर हेनरी फेयोल, किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी का भी नाम नहीं लिखा हुआ है। तो जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? सबसे पहले आ गया आपका प्लानिंग, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, उसके बाद बजटिंग, उसके बाद स्टाफिंग एंड देन डायरेक्टिंग। क्लियर है? मैंने अभी जो आपको समझाया था वही है, बढ़िया। सो पी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमको, हाँ जी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लास्ट चेन ऑफ लिंक इज, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का लास्ट लिंक है, जो चेन है उसकी, उसका लास्ट लिंक क्या है? एंड दैट इज कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, ये लास्ट लिंक होता है, ठीक है। बढ़िया, ये भी समझ में आ रहा है। अब देखिए एक और सवाल, अब यहां पे ये पूछा हुआ है कि जब आप मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली अगर कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसको स्टेजेस में, उसको सीक्वेंस में अरेंज करिए। मतलब जब आप मैनेज करेंगे किसी भी इवेंट को तो आप कैसे मैनेज करेंगे, उसका सीक्वेंस बताइए, उसका सीक्वेंस बताना है। चूजिंग स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज को चूज करना, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज को चूज करना, या फिर ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग
रिसोर्सेस को एलोकेट करना, असाइन करना, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना, या फिर स्केड्यूलिंग, स्केड्यूलिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज। सबसे पहले तो भाई ए आएगा, ये बात सही है, मतलब सी और डी काट दो। उसके बाद पहले आप ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज को चूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेस को एलोकेट करेंगे, भाई क्या क्या रिसोर्सेस है आपके पास, कितना बजट है आपके पास, दिस इज डी। उसके बाद आप स्पेसिफिक एक्टिविटीज को असाइन करेंगे, भाई कौन कौन से रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो है वो आप स्केड्यूल करेंगे। एंड देन आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करेंगे, भाई किस किस की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लास्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ड्यूटीज जब काम असाइन होगा तभी तो ड्यूटीज असाइन होंगी। तो पहले स्केड्यूल हो रही है एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो भी स्टाफ मेंबर्स है उनको ड्यूटीज असाइन की जाएंगी। क्लियर? तो यहां पे करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी। श्योर? चलते हैं आगे। एक और सवाल सेम, बेसिक फंक्शंस। अब यहां पे फिर से बेसिक फंक्शंस पूछा हुआ है, तो बेसिक फंक्शंस का सही सीक्वेंस क्या होगा? हाँ जी, बेसिक फंक्शंस का सही सीक्वेंस क्या होगा? सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग। मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया पूरा अच्छे से डिटेल में, बढ़िया, ग्रेट। और अगर मैं पूछूं ये किसके फंक्शन, तो क्या बोलेंगे आप? हाँ जी, ये फंक्शंस किसके हैं? तो ये फंक्शंस हैं हेनरी फयोल के। क्लियर? इसी के साथ ही और बताइए, वन ऑफ द टेक्निकल स्किल ऑफ अ मैनेजर, एक मैनेजर की टेक्निकल स्किल क्या है? एक मैनेजर की टेक्निकल स्किल क्या है? देखिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू वर्क वेल विद पीपल, तो ये बेसिकली उसका नेचर हो गया। ये हो गया नेचर, बिहेवियर, एक अच्छा कैरेक्टर। तो बेसिकली ये आप उसकी क्वालिटीज में काउंट कर सकते हो, विच इज ऑलवेज इन जनरल। ये हमेशा जनरल में काउंट करते हैं, ये जो चीजें हैं ये हमेशा जनरली काउंट की जाती है। यहां पे पूछा हुआ है टेक्निकली, तो फर्स्ट और फोर्थ में टेक्निकल एस्पेक्ट कौन सा समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, मोटिवेट पीपल, तो ये जो मोटिवेशन है ये भी एक तरीके का आपका जनरल क्वालिटीज में ही आएगा कि आप मोटिवेट कर पा रहे। बट जो किसी भी टास्क को स्किलफुल परफॉर्म करना, ये एक टेक्निकल स्किल है। क्योंकि टेक्निक क्या होता है? दीज आर द फंडामेंटल स्टेप्स। किसी भी इवेंट को कंप्लीट करने के लिए जो स्टेप्स आप स्टेप बाय स्टेप्स जो आप चूज कर रहे हैं उन्हें टेक्निक कहा जाता है, और उनको कर पाना ये आपकी एबिलिटी है। तो टेक्निकल स्किल्स यही है कि आप किसी भी एम को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स चूज कर रहे हैं वो आप चूज भी कर पा रहे हैं और कर भी पा रहे हैं, तो ये एक टेक्निकल स्किल में काउंट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। एग्री विद दिस? हाँ जी, और बताइए, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर, to determine what is needed and who will do it is important task of a manager। टेक्निकली इसको क्या कहा जाता है? ये मैनेजमेंट मैनेजमेंट का फंक्शन है, और डिटरमाइन व्हाट इज नीडेड, क्या जरूरी है, कौन करेगा। देखिए, हु विल डू इट तो ये स्टाफिंग में भी आ सकता है कि कौन करेगा, बट जब लिख गया है यहां पर व्हाट इज, जब यहां पर लिख गया है कि व्हाट इज नीडेड, क्या जरूरी है और कौन करेगा, तो ये बेसिकली नहीं नहीं नहीं, ये ऑर्गेनाइजिंग में आएगा। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग भी एक तरीके से आप प्लानिंग ही कह सकते हो, एक तरीके से एक
प्लानिंग के बाद की प्लानिंग जो एग्जीक्यूशन के लिए की जाती है। आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कितना काम है, कौन करेगा, कब करेगा, ये मेनली प्लानिंग के बाद जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो इसे ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। गेट द पॉइंट। स्टाफिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टाफिंग में आप बेसिकली उस काम के अकॉर्डिंग लोगों को हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आप लोगों को एम के अकॉर्डिंग, एम के साथ लीड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, वो लीडिंग आ गया। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब है कि अगर चीजें खराब हो रही है या फिर चीजें खराब ना हो उसकी वजह से आप अपने मेंबर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है। तो ऑर्गेनाइजिंग विल बी द करेक्ट आंसर। एग्री हैं आप अभी से? सभी ने गलत आंसर दिए। अभी क्लियर है? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैं यही बता दूं आपको कि मैनेजमेंट, चाहे आप टीजीटी एंड पीजीटी सिलेबस की बात करें, चाहे आप यूजीसी नेट सिलेबस की बात करें, तीन चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पहला, मैनेजमेंट की डेफिनेशंस एंड मैनेजमेंट के फंक्शंस, नंबर वन। नंबर टू, मैनेजमेंट थ्योरीज। एंड नंबर थ्री, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये चीजें यूजीसी नेट में तो सिलेबस में भी दिया होता है, बट टीजीटी एंड पीजीटी में सिलेबस में नहीं दिया होता है। बट ये डेफिनेटली एग्जाम में आता है और बहुत बार आ भी चुका है। अगर आप किताबें पढ़ते होंगे, एमसीक्यूज अगर आपने करे होंगे, तो डेफिनेटली आप इसको समझ पा रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो अगर हम लोग हेनरी फयोल के अकॉर्डिंग बात करें, तो हेनरी फयोल के अकॉर्डिंग हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? तो मेनली फाइव ही मानिएगा। कुछ कुछ किताबों में मैंने सिक्स भी पढ़ा है, इसलिए सिक्स भी मैंने मेंशन किया है। बट मेजोरिटी वाइज और अगर दोनों में मैं फिर भी आपको एक आंसर दूं तो फाइव ही ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो फाइव फंक्शंस दिए हैं हेनरी फेयोल ने, और प्रिंसिपल्स कितने दिए हैं? 14। ये नंबर जरूर याद रखेगा। हाँ जी। ऐसे सिद्धांत जिसके बिना मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है। सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क, और ये सीक्वेंस है। ये ऐसे ही इसी सीक्वेंस में अरेंज किए गए हैं। आप इनका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये 14 के 14 आपको इसी सीक्वेंस में याद भी करने हैं। इट्स वेरी बेसिक, इट्स वेरी इजी। मैं अभी आपको आसान शब्दों में ही समझाऊंगी। आपको ज्यादा जरूरी क्या है? आपको इनका एक एक लाइन में मतलब पता होना चाहिए। दूसरा, इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। पहला आ गया आपका डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब अगर आप हेनरी फयोल के अकॉर्डिंग अगर मैनेजमेंट अच्छा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको काम को इक्वली डिवाइड करना जरूरी है। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स आप ग्रुप्स तो बना देते हैं, ग्रुप्स में कुछ लोग हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उसका प्रेशर उन पर पड़ जाता है जो ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए प्रॉपरली स्टाफिंग की जाए। प्रॉपरली स्टाफिंग करने के बाद प्रॉपरली ड्यूटीज को प्रॉपरली असाइन किया जाए, सो दैट वो इंडिविजुअली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे, इंडिविजुअली टास्क असाइन किया जाना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आ गया अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है किसी को भी लीगल पावर मिलना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रुप तो है बट ग्रुप का कोई भी लीडर नहीं है। विदाउट लीडर अगर ग्रुप है तो वो कभी भी अपने एम तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लीड और मोटिवेट और कंट्रोल एक लीडर ही करता है। तो अथॉरिटी शुड बी देयर सो दैट वो जो लीडर है, वो जो अथोराइज्ड पर्सन है, वो अपने टीम को लीड करके एम तक पहुंचा सके। नेक्स्ट आ गया डिसिप्लिन। यस ऑफ कोर्स, विदाउट डिसिप्लिन आप कभी भी आप अपने एम तक पहुंच नहीं सकते। हर चीज जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो आपने अरेंज करी है उसको सीक्वेंस वाइज अचीव भी करना है, और वो डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ गया यूनिटी ऑफ कमांड। इफ देयर आर मैनी लीडर्स, मान लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसके बाद उसके बाद कुछ कैप्टन्स कह सकते हो, या फिर आप वाइस कैप्टन कह सकते हो, या आप मतलब जो भी जो उसके नीचे आ रहा है। या फिर छोड़ो इसको। हम लोग एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। सीईओ के नीचे आ गए आपके मैनेजर्स, मैनेजर्स के नीचे आ गए हमारे लीडर्स, कैप्टन्स।
उसके नीचे आ गए हमारे वर्कर्स, ठीक है। तो ये जो भी एक हायरार्की है, ये जो हायरार्की है, हायरार्की का जो कमांडिंग है वो एक होना चाहिए। ये नहीं कि लीडर कुछ और कह रहा है, उसके बाद नीचे कुछ और ही बातें हो रही है ना, ये नहीं। तो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। तो सभी जो डिपार्टमेंट्स, अच्छा ये जो एक चीज और, जो डिपार्टमेंट्स का डिवाइडेशन है, जो हायरार्की है, वो दो तरीके से होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करते हैं तो वर्टिकल का मतलब क्या है, वर्टिकल हायरार्की का मतलब ये है कि स्टेजेस जो है वो, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल दिया, सीईओ, उसके बाद लीडर, लीडर के बाद कैप्टन, और कैप्टन के बाद नीचे वर्कर्स। तो ये स्टेटस के अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंज किया हुआ है, स्टेटस के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आ गया, अगर वर्टिकल्स की बात की जाए तो वर्टिकल्स में स्टेटस सेम है, रैंक सेम है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट विद द सेम स्टेटस विद द सेम हेड। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल हायरार्की, और वर्टिकल में आपने रैंक के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आ गया आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी एक होना चाहिए। इसी के साथ ही सबऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, विच मीन्स कि अगर किसी का एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, भाई मैंने अगर जॉब करनी है या फिर मुझे कहीं पर नौकरी करनी है, तो मेरा मेन पर्पस क्या हो जाएगा, पैसे कमाने हैं मुझे, ठीक है, मुझे पैसा चाहिए। काम करना एक अलग सेकेंडरी पर्पस है, बट पैसे कमाना मेरा प्राइमरी मेन पर्पस है। तो जब हम स्टाफिंग करते हैं, रिक्रूट करते हैं, तो अलग 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 लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट और अलग अलग एक मोटिवेशन होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबका मोटिवेशन, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। सबका जो एम है वो भी एक ही होना चाहिए। सबके अलग अलग अगर एम होंगे तो डिस्टरबेंस होगा और एम तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका रिम्यूनरेशन। दैट मीन्स जितना काम किया जाए उतना पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम तो बहुत ज्यादा ले लिया लेकिन पैसा बिल्कुल भी नहीं दिया, या फिर बहुत कम पैसा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया आपका सेंट्रलाइजेशन। एक हेड क्वार्टर होना जरूरी है, एक सेंट्रलाइज बॉडी जहां से चीजें कंट्रोल की जा सके, एक मेन ऑफिस जहां से चीजें कंट्रोल की जा सके। नेक्स्ट आ गया आपका स्केलर चेन। मैंने बताया ना हायरार्की, तो ये हायरार्की होना जरूरी है। एक सीक्वेंस मैंने दो तरीके से बताया आपको, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर ये सीक्वेंस नहीं होगा तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और एक सीक्वेंस में अगर चीजें रहेंगी तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहेगा चीजों में, कंफ्यूजन नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया ऑर्डर। हर चीज ऑर्डर में सही तरीके से होना भी जरूरी है ना। अगर आप एक कंपनी में काम करें तो कंपनी का वर्किंग प्लेस सही ऑर्डर में, आपकी टेबल, आपकी चेयर, आपका आपकी कबर्ड, ये सब चीजें एक सही ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट आ गया आपका इक्विटी। इक्विटी का मतलब सिंपल है कि एवरीबडी शुड बी कंसिडर्ड इक्वल, चाहे एचओडी है चाहे एक पर्टिकुलरली एम्प्लॉय है, दोनों के लिए रूल्स रेगुलेशन सेम होना चाहिए। दोनों के लिए जो चीजें हैं वो भी सेम होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अगर मेरी सैलरी अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपए है तो मुझे हर महीने 20,000 मिलने चाहिए, और एक फिक्स्ड टाइम पर। क्योंकि एक पर्सन के लिए, एक वर्कर के लिए सैलरी ही काफी कुछ होता है, पैसा काफी कुछ होता है। तो उसके साथ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दे शुड बी अ फिक्स्ड स्टेबिलिटी टेन्योर, कि मुझे इतना मिलता है तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि कभी कम दे दिया, कभी और कम दे दिया, कभी बिल्कुल नहीं दिया। कई कई बार देखो 3-3 महीने तक सैलरी नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन है, जिसकी वजह से काम करने का मन नहीं करता। तो ये सीधा अफेक्ट करेगा आपके वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया इनिशिएटिव। इतना मोटिवेट कर दो कि आपके एम्प्लॉयज खुद इनिशिएटिव हो जाए, आपके एम्प्लॉयज खुद इनिशिएटिव ले कि सर आई विल डू दिस, सर आई विल डू दैट। तो दैट इज द मेन वर्क, मेन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये चीजें होंगी तो मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका एस्पिरिट डी कॉर्प्स, विच मीन्स यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। एसपीटी कॉप्स का मतलब है कि एक मोटिवेशन, एक यूनिटी, एक स्ट्रेंथ,
जो ग्रुप है, ग्रुप की यूनिटी, ग्रुप की स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, आई रियली होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कुछ क्वेश्चंस कर लें क्या, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ भी सकते हैं, पहले तो ये कर लेते हैं। हाँ जी। द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय, अरे अर्लीस्ट अर्लीस्ट, ऐसी गलती ना करो भाई। द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फयोल, जिसका नाम है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। या इसके बाद, टू ऑफर द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट गिवन बाय हेनरी फयोल। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो हेनरी फयोल के द्वारा नहीं दिया गया है? हाँ जी बताइए, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो हेनरी फयोल के द्वारा नहीं दिया गया है? स्केलर चेन दिया गया है, एस्पेरिटी कॉर्प्स दिया गया है, डिवीजन ऑफ वर्क दिया गया है, क्या नहीं दिया हुआ है? बी एंड ई, ऐसा कुछ तो देखा नहीं हम लोगों ने। तो 14 प्रिंसिपल्स के अलावा ये दो ऐसे ऑप्शन जो हमने देखे नहीं है, तो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज बी एंड ई, दैट मीन्स ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया। इसके साथ ही आगे चलो, ये करो। हु डेवलप्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? हाँ जी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने डेवलप करी है? द करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिक टेलर। फ्रेडरिक टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, मैक्स वीबर की कौन सी है? ब्यूक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है मैक्स वीबर की। और एल्टन मायो की कौन सी है? एल्टन मायो की है हॉथरोन इफेक्ट, हॉथरोन इफेक्ट थ्योरी। ठीक है, हेनरी फ्योल की कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। डन। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन कौन सी थ्योरी है जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में रिलेट होती है? मैंने आपको अभी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में कैटेगराइज किया है, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, और क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, और न्यू थ्योरी। हाँ जी, तो क्लासिकल थ्योरी में कौन कौन सी आती है? साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेसी। ये आती है आपकी नियो क्लासिकल में, ह्यूमन अप्रोच में आएगी। तो एबीसी, एबीसी कहां दिया हुआ है? हाँ जी, डी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बढ़िया। हम्म, ये देखिए 15 क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, एस्पिरिटिकॉप्स, इसका क्या मतलब है? एस्पिरिटिकॉप्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है? वैसे तो एस्पिरिटिकॉप्स में टीम कोहेजन, टीम स्पिरिट, टीम मोटिवेशन, ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बट एग्जैक्टली एस्पिरिट का मतलब होता है स्पिरिट। सो ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। डन। इसी के साथ ही
कौन सी थ्योरी किसने दी है? और यहां से आप ना रट जाओगे, इनको इनको रट्टा मार लो इनको। हाँ जी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सो क्लासिकल थ्योरी किसकी है? क्लासिकल थ्योरी, इसके पास साइंटिफिक थ्योरी हेनरी फेव प्रेडिक्ट किया। डी का टू, डी का टू किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है, सो बी विल द करेक्ट आंसर। ए का थ्री, मैक्स वीबर। बी का वन, बी का वन हेनरी फेउल। उसके बाद सी का फोर्थ, सी का फोर्थ एल्टन मायो, ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी। एल्टन मायो की ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी, जिसको हॉथरॉन इफेक्ट भी कहा जाएगा। ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, समझ में आ रही है? बढ़िया। ओके, अब इसके बाद चलते हैं आगे। हम बात करेंगे लीडरशिप स्टाइल्स की। ओके, सो बेसिकली जब आप बात कर रहे हैं मैनेजर की, एक लीडर की, तो लीडरशिप करने के भी कुछ स्टाइल्स होते हैं। मैनेजमेंट और लीडरशिप स्टाइल्स आप एक साथ रिलेट कर सकते हैं। कुछ स्टाइल्स है, बस किस तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं, हमारा खुद का स्टाइल है। तो ये तीन टाइप की, तीन बेसिक ट्रेडिशनल कैटेगरीज हैं। और भी यहां पर मैंने आपको डिस्क्राइब करी हुई है, बट जो मेन ट्रेडिशनल है वो तीन ही है। कौन कौन सी? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, या फिर लेसस फेयर। याद रखिएगा, जब आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो पूरा कंट्रोल है वो लीडर का, मैनेजर का, उसके हाथ में। वो जो चाहे वो करेगा और सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबॉर्डिनेट्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा। उनके जो आइडियाज है उनको बिल्कुल भी रिसीव नहीं करेगा। यहां पर जो भी आइडियाज है, जो भी प्लानिंग है, जो भी डिसीजन है, वो कंप्लीटली अथॉरिटी वाइज ऑटोक्रेटिक लीडर जो है उसके ही हाथ में है। ये जो स्टाइल है वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। दूसरा आता है डेमोक्रेटिक। इसमें जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉयज को भी एंटरटेन करेगा, अपने एम्प्लॉयज के भी जो आइडियाज है उसको वेलकम करेगा, उनको सुनेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि डिसीजन वो खुद लेगा, बट एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व जरूर करेगा। एम्प्लॉयज भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस आइडियाज में, उस डिसीजन में। लेस फेयर एक ऐसा स्टाइल है जिसमें जो लीडर है वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करता, वो करता है पैसिव रोल प्ले। जो मेन वर्क है, जो मेन डिसीजन है, वो एम्प्लॉयज ही लेते हैं। जो लीडर है वो केवल असाइन करता है ड्यूटीज, हायर करता है और कह देता है भाई अपने अकॉर्डिंग करना है, आई जस्ट वांट रिजल्ट। तो अपने हिसाब से करो, दैट मीन्स ऑल द डिसीजंस एंड ऑल द प्लानिंग जो होती है वो स्टाफ मेंबर ही करते हैं। केवल रिजल्ट के लिए ही ये जो लीडर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली लेसस फेयर। ऑटोक्रेटिक स्टाइल अगर आप कहें कि ये बहुत ही खराब स्टाइल है, तो ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप एम्प्लॉयज की बात नहीं मान पाते। मान लीजिए अगर एक टीचर है और टीचर को अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो अब ये टीचर अगर स्टूडेंट्स को एंटरटेन करेगा या स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के व्यूज सुनेगा, तो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाएगा। टाइम कम है, कम टाइम में अगर सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीचर की बात माननी पड़ेगी और टीचर अपने हिसाब से अब यहाँ पर पढ़ाएगा। एक और एग्जांपल मुझे बेस्ट लगता है, वो ये कि जब जब आर्मी ट्रेनिंग होती है, तो आर्मी ट्रेनिंग में, डिफेंस ट्रेनिंग में, अगर जंग पे जा रहे हैं, उनका जो ग्रुप है अगर जंग पे जा रहा है, वॉर में जा रहा है, तो उस वॉर लाइक सिचुएशन में अगर आपके कमांडर ने कह दिया, तो वही बात माननी पड़ेगी, चाहे उसमें आपकी जान भी जा रही है। वहां पर कोई आप अपोज नहीं करेंगे आप। दैट इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। आपको जो भी ऑर्डर मिल गया है, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर। कभी भी नो नहीं होता। डिफेंस ट्रेनिंग में कभी भी नो नहीं होता, ऑलवेज यस होता है। यस सर, नो सिखाते ही नहीं, क्योंकि अगर ऑर्डर मिल गया तो आपको मानना ही पड़ेगा। दैट इज डिफरेंट कंडीशन, क्योंकि वहां पर अगर आप मीटिंग करने बैठ गए, अच्छा क्या करें क्या करें, तुम बताओ, तो वो फिर वहां पे चीजें वेस्ट हो जाएंगी और रिजल्ट कभी मिल नहीं पाएगा। तो वहां पे तो करो या मरो वाली बात है। तो जब भी सिचुएशन करो या मरो वाली बात होगी, तो ये स्टाइल हमेशा बेस्ट रहेगा, हमेशा बेस्ट यही स्टाइल रहेगा।
क्योंकि टाइम कम है आपके पास। और जब आपके पास टाइम है और आप सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं और सबकी बात सुनेंगे, क्योंकि जब सबकी बात सुनेंगे तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज से बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है। इस सिचुएशन में आप यूज करेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल। और जब आप चाहते हैं कि कुछ कुछ अलग क्रिएट हो, या फिर आप डिपेंड हो जाते हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, आपके एम्प्लॉयज आपसे ज्यादा स्किलफुल हैं और आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज बढ़िया अचीवमेंट, बढ़िया एम अचीव कर पाएंगे, तो आप पूरे डिपेंड हो जाते हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। तो ये स्टाइल है लेट्स फेयर, कि भाई मैंने तुमको रिक्रूट कर दिया, अब जो करना है जैसे करना है आप करिए, मुझे केवल रिजल्ट से मतलब है। तो ये स्टाइल है लेट्स फेयर। ये भी खराब नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टाइल है। ऐसा हमें करने का मौका देते नहीं, अगर ऐसा मौका मिल जाए तो हम दिखा सकते हैं कि भाई आप हमें केवल रिक्रूट कर लो और हमें तो टारगेट एम अचीव हम करेंगे, क्योंकि वो स्टाइल है रजिस्फेयर। ठीक है, ये भी अच्छा स्टाइल है। बट फिर भी अगर एक मेरिट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मेरिट के अकॉर्डिंग सबसे बेटर है डेमोक्रेटिक, उसके बाद लेसेस फेयर, और सबसे वीक ऑटोक्रेटिक स्टाइल माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप का स्टाइल होता है। ठीक है ना। ओके, इसके बाद आ गया आपका डेमोक्रेटिक स्टाइल। ये मैंने आपको बता ही दिया। डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक स्टाइल मैंने बता दिया। एक और स्टाइल मतलब करिस्मेटिक स्टाइल। करिस्मेटिक लीडरशिप, ये वो स्टाइल है जब लीडर अपनी पर्सनैलिटी, करिस्मेटिक मतलब आप इसको पर्सनैलिटी के साथ ही रिलेट करिएगा। यू एक्ट एज अ रोल मॉडल, आपके एम्प्लॉयज, आपके वर्कर्स आपको रोल मॉडल मानते हैं और आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे आपकी बात वो सुनेंगे। तो ये जो स्टाइल है जब हम अपनी पर्सनैलिटी को एज अ इन्फ्लुएंसर यूज करते हैं और काम करवाते हैं, तो ये करिस्मेटिक लीडरशिप में रिलेट होता है। एक और आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये वो स्टाइल है जब एज अ लीडर अपने टीम मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है, उनके आइडियाज, उनका परसेप्शन और हर चीज बहुत बढ़िया। कल तक आपके टीम मेंबर्स बिल्कुल भी स्किलफुल नहीं थे, आपने अपने टीम मेंबर्स को उस तरीके से तैयार कर दिया है कि अब आपकी कंपनी यहां से यहां पहुंच गई आपके टीम मेंबर्स की वजह से, क्योंकि आपने टीम मेंबर्स को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट आ गया आपका ट्रांसैक्शनल। ये वो स्टाइल है जब अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। टीम मेंबर्स को आप मोटिवेट कर रहे हैं दो तरीके से, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड से आप अपने मोटिवेशन, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। रिवॉर्ड कि भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा, अच्छा काम करेंगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये रिवॉर्ड है। पनिशमेंट, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया या फिर अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो सैलरी डिडक्ट हो जाएगी आपकी। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया या फिर टारगेट अचीव नहीं किया है तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये सब चीजें आती है पनिशमेंट में। तो कुछ लीडर्स जो ये टाइप का स्टाइल देखते हैं तो वो आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। नेक्स्ट आ गया आपका ब्यूरोक्रेटिक। ये भी मैंने आपको बता दिया, नाम समझ में आ रहा है। ब्यूरोक्रेसी दैट मीन्स द पावर ऑफ पोजिशन। आई एम योर लीडर, यू हैव टू फॉलो मी, आपको बात माननी पड़ेगी मेरी, मैं जो कहूंगी वो करना पड़ेगा आपको। दैट इज ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। जो लीडर है वो अपनी पावर यूज करके काम करवाता है। जितने भी नेता, और देखेंगे आप ये भैया हम तो नेता है, माननी पड़ेगी तुमको हमारी बात, और मानते भी हैं, क्या करेंगे, ड्यूटी भी पूरी करनी है ना। ये कुछ चीजें हैं। ओके, चलिए यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट स्टाइल इन फिजिकल एजुकेशन। अगर फिजिकल एजुकेशन के स्टाइल की बात करेंगे तो वो आ जाता है एक्लिप्टिक मैनेजमेंट। एक्लिप्टिक ना, व्हाट इज एक्लिप्टिक मैनेजमेंट? एक्लिप्टिक मैनेजमेंट का मतलब है कि इट अगेन डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। कोई भी मैनेजमेंट स्टाइल बेस्ट नहीं होता, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई कई बार आपको डेमोक्रेटिक स्टाइल भी चूज करना होता है, कई कई बार आपको लेसेस फेयर स्टाइल भी चूज करना होता है, कई बार आपको, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब सिलेबस ज्यादा हो और टाइम कम हो, एग्जामिनेशन हो, तो उस टाइम पर जो टीचर है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल भी चूज करता है एज अ लीडर, एज अ मोटिवेटर, एज अ मैनेजर। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन कि किस सिचुएशन में आप कौन सा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन वैसे भी स्टेटिक नहीं है, डायनेमिक है। इनमें यही सिखाते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसा एक्शन करना चाहिए।
तो दैट इज द रीजन कि जब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होगी तो हमें कैसा मैनेज करना चाहिए, तो वो आ गया आपका एक्लेक्टिक मैनेजमेंट। एक्लेक्टिक मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो ये आ गए मैनेजमेंट स्टाइल। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर बीच में रह गए थे। हाँ, ये पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। हाँ जी, बताइए। ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऐसा स्टाइल है जो अपनी टीम मेंबर्स के ऊपर पूरा चार्ज करके रखता है? परमिसिव, डायरेक्टिव, डेमोक्रेटिक या फिर ऑटोक्रेटिक? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए एक और सवाल। बताते हुए, जी। सो यहाँ पे अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की बात करें अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मेरिट, मतलब जो सबसे वीक है वो सबसे पहले आएगा। सी, असेंडिंग ऑर्डर, रिलेटिव मेरिट। तो मेरिट का मतलब है एडवांटेज की बात करें, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। बट असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे वीक जो है वो सबसे पहले आएगा। वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट, पहले तो ये समझो आप। वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा हुआ है आपसे, तो सबसे वीक कौन सा है? सबसे वीक कौन सा है? सबसे वीक आ गया आपका अथॉरिटेटिव, दैट मीन्स ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक सबसे वीक कहा, मैंने अभी आपको बताया था। ऑटोक्रेटिक सबसे वीक आएगा, उसके बाद आएगा लेसिस्फेयर, उसके बाद आएगा आपको डेमोक्रेटिक, एंड सबसे बढ़िया मेरिट में है इक्लेक्टिक। ठीक है, तो अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए तो ये आता आपका 1 2 3 4, सेम टू सेम ऐसा ही। ठीक है, मतलब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा होता, मतलब बढ़िया से या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट से वीक, तो स्ट्रॉन्ग से वीक अगर पूछते तो इस तरीके से लिखते। बट यहाँ पे वीक टू स्ट्रॉन्ग पूछा हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। ओके, और फिर रह गया। हाँ, ये यूजीसी में सवाल आया था, बट आपके लिए भी काफी सही रहेगा। विच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज पैटर्नलिस्टिक? इसका मतलब होता है कि जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर फुल कंट्रोल करके रखते हैं तो उसे कहा जाता है पैटर्नल, पैटर्नल लीडर, जिसका फुल कंट्रोल होता है अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑटोक्रेटिक। ठीक है, जी। ओके, सो नेक्स्ट आ गया आपका फाइनेंस मैनेजमेंट। नाम में ही समझ में आ रहा है। ये मतलब ये ना, ये जो टॉपिक्स अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये बेसिक्स है। और वैसे तो अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में जाएंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फाइनेंस मैनेजमेंट की आप एक सेपरेट बुक्स भी देख सकते हैं, दैट मीन्स बजटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये एक सेपरेट एक यूनिट है। बट हमारे लिए हमें केवल इसका मतलब पता होना चाहिए, हमारे लिए हमें केवल इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, दैट्स इट। हमें इसमें ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होना है, ज्यादा इसके बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। मैं जितना आपको पढ़ा रही हूँ उतना आपके लिए काफी रहेगा। ठीक है, चलिए। जब आप फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस आर द नट्स एंड बोल्ट ऑफ द रनिंग अ स्पोर्ट्स क्लब। ऐसा अगर एग्जाम में आए कि विच ऑप्शन इज नोन एज नट्स एंड बोल्ट ऑफ रनिंग,
स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब को रन करने के लिए, फिर किसी भी इवेंट को रन करने के लिए उसके नट्स एंड बोल्ट्स, मतलब बेसिकली उसका बैकबोन, मतलब उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो क्या होगा, जिसके ऊपर वो रन करेगा, एंड दैट इज फाइनेंसेस एंड बजट मैनेजमेंट, बजटिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये लाइन, यू नीड मनी टू रन स्पोर्ट्स क्लब, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी चीज हो, उसको रन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पैसा। और पैसा का जो बजट है उसे कहते हैं बजटिंग। भाई कहां से कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, आपका टोटल रेवेन्यू कितना है। अब जो टोटल आपका रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में से आपके खर्चे कितने हैं, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर। अभी जो एक्सपेंडिचर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, लो बजट, हाई बजट, कैपिटल बजट, है ना। तो एक होता है जीरो बजट, आगे इसकी भी बात करेंगे। तो जैसा जैसा आपका बजट होगा वैसे वैसे आपका खर्चा होगा, और आप ये डिवाइड करेंगे भाई आप रेवेन्यू, तो आप टोटल कितना कमा रहे हैं, उस टोटल कमाने में आपका खर्चा कितना है, इसमें आपके एम्प्लॉयज का भी जाएगा, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब भी इसमें जाएगा, है ना। आपका टैक्स भी जाएगा इसमें, आपका जीएसटी भी जाएगा इसमें। ये सब चीजें एक्सपेंडिचर निकालने के बाद जितना बचेगा वो होगा आपका प्रॉफिट। तो ये देखिए कि जब आप रेवेन्यू गेन कर रहे हैं, उस रेवेन्यू में इतना कुछ, हर चीज मिनिमाइज करने के बाद जो बच रहा है वो कितना है आपका, वो प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप काम क्यों करेंगे, और अगर काम कर रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई पिछली बार कितना प्रॉफिट हुआ था, अब आपके पास कितना प्रॉफिट है। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि हम ये चीज जानते नहीं है, और हम जब कोई भी कंपनी खोलते हैं या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए आपने सुबह से लेकर शाम तक 1,000 रुपए कमाया अपने बिजनेस से। अगर आपने सुबह से लेकर शाम तक 1,000 रुपए कमाया अपने बिजनेस से, तो उसमें आपने एम्प्लॉयज का पेमेंट निकाल दिया, अगर एम्प्लॉयज है। अगर एम्प्लॉय नहीं भी है तो आपका, आप भी एक एम्प्लॉय हो, आप भी काम कर रहे तरीके से, आपने अपना पेमेंट निकाल लिया। दूसरी चीज, उसके बाद उसमें जितना भी लगा है, चाहे आप कोई होटल की बात करो या फिर आप कोई स्टॉल्स की बात करो या फिर कोई भी चीज अगर आपने खोली है उस चीज की बात करो, तो उसमें लगत कितनी है, लागत कितनी है, मतलब उसमें लगा कितना है। सो वो निकालने के बाद, उसके बाद उसमें आपका वक्त कितना यूज हुआ है, प्रमोशन में, प्रमोशन में कितना आपने पैसा लगाया है। तो ये सब चीजें निकालने के बाद जो कितना बच रहा है, अगर कम बच रहा है तो पूरा दिन जो आपने हार्डवर्क किया है उसका पे ऑफ आपको नहीं मिल रहा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, कहां पर फोकस कर सकते हैं, ये सब चीजें आती हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में। आपके पास पूरे साल का कितना बजट है, कि अगर अगर पूरे साल आपको प्रॉफिट ना भी हुआ तो भी आप कितना अपने आप को रन कर सकते हैं। कई बार कंपनी डूब जाती है। कंपनी डूबने का मतलब क्या है, कंपनी डूबने का मतलब यह है कि कंपनी पे पैसा है बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल पैसा है, क्यों नहीं होगा, रेवेन्यू कमा रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू से ज्यादा उसके एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, तो फिर वो कंपनी जो है वो लॉस में आना शुरू हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और ये काफी क्रिटिकल होता है, और बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट सब चीजें ही इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है ना। तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट आपको समझ में आ रहा थोड़ा बहुत, ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मनी एंड द मनी प्लानिंग एंड द मनी ऑर्गेनाइजिंग। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजटिंग, बजटिंग का मतलब क्या है वो एक बार देख लेते हैं। What is the meaning of budgeting? So, budgeting finance resources is a process that a club's leader asks club manager to accomplish. तो basically budgeting वही ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें आप प्लान करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। तो बजटिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन किए हैं, जो भी आपने प्लान किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने रिसोर्सेस चाहिए, वो रिसोर्सेस का, उन रिसोर्सेस का अमाउंट कितना होगा, उनकी कीमत कितनी होगी, मार्केट में कितनी कीमत है, आपको कितने कीमत में खरीदना है, इक्विपमेंट्स, रजिस्टर,
ऑफिस के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मेनली स्टेशनरी का सामान चाहिए आपको। अगर स्पोर्ट्स रूम है आपका तो स्पोर्ट्स रूम में आपको क्या क्या चाहिए, स्पोर्ट्स रूम में आपको एक बेसिक कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। स्पोर्ट्स रूम के लिए आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर, स्टेशनरी का कुछ सामान आपके पास होना चाहिए, है ना, टेबल चेयर आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें आपके लिए होना जरूरी है एज अ स्पोर्ट्स रूम। अब यहीं पर अगर आप स्पोर्ट्स क्लब का एग्जाम्पल लेते तो ये थोड़ा सा और बड़ी चीज हो जाती है। स्पोर्ट्स क्लब में आपके पास लाइटनिंग का अरेंजमेंट है ना, और वाटर का अरेंजमेंट, आपके पास ग्राउंड्स का ग्राउंड अवेलेबिलिटी आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप उस चीज को रन कर पाते हैं। इस चीज को मेंटेनेंस के लिए भी आपका खर्चा आता है। मेंटेन करने के लिए आप अकेला तो हर जगह कर नहीं पाएंगे, सारे ग्राउंड आप तो मेंटेन कर नहीं पाएंगे, तो आपको एम्प्लॉयज भी हायर करने पड़ेंगे, उनके लिए भी सैलरी असाइन करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयज स्किलफुल होने चाहिए, उस काम को करने के लिए उनको आना भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप एम्प्लॉयज को हायर कर लेते हो, बट आपका ज्यादा टाइम उनको समझाने में ही निकल जाता है। तो जितने टाइम में आप उनको समझाते हो उतने टाइम में तो आप खुद कर सकते हो। यहां पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट तब होगा कि भाई आपने ऐसे एम्प्लॉयज को हायर किया, एक बार समझाना है, दूसरी बार वो अपने आप करना शुरू कर दे। आपका इन्वॉल्वमेंट जितना कम होगा उतना आपका प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आपका टाइम आप कहीं और यूटिलाइज कर रहे हो अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अगर आप एम्प्लॉयज में ही लगे रहोगे, आप इन्हीं चीजों में लगे रहोगे कि कहाँ पे नुकसान हुआ, कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ये सब चीजें इतनी प्लान्ड होती हैं कि एक बार में आपने चीजों को प्लान कर लिया कि भाई पूरे साल का ये मेरा बजट है, मुझे इतना इतने चीजों के ऊपर काम करना है, इतना इतना मेरा खर्चा हो सकता है। एक एजम्पशन लेके चलते हैं आप कि अगर ऊपर हुआ भी तो कितना जा सकता है। अगर बजट के ऊपर चीज जाती है तो आप नहीं करेंगे, अगली बार करेंगे। आप पैसा कहां से इकट्ठा कर सकते हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो बेसिकली जो खर्चा है वो तो बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने रिसोर्सेस के सोर्सेस को कैसे बढ़ा सकते हो, कि पैसा और कहां कहां से आ सकता है। आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो अपने इवेंट्स में, तो यहां से आपको पैसा मिलेगा, है ना। तो ये बजटिंग में आप यहां पर यूज करते हैं। तो बजटिंग इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी। तो बजटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटी नहीं है, बजटिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है, ये भी याद रखिएगा। जिसमें आप जो भी रिसोर्सेज वगैरह है उसको एलोकेट करते हैं, डिजाइन करते हैं, और बजट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उसको बाय करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। बजटिंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोल एंड इवेल्युएशन। अगर आपका बजट प्लानिंग बढ़िया है तो आपका कंट्रोल भी बढ़िया होगा। आपको पता है कि भाई इससे ऊपर जाना ही नहीं है, या फिर इससे ऊपर अगर जाना है तो कितना जाना है, तो ये आपको पता होगा। तो आपका कंट्रोल बना रहेगा चीजों के ऊपर, और आप सही तरीके से इवेल्युएट भी कर पाओगे भाई कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, और कहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए था। ये सब चीजें आप इवेल्युएट भी कर पाओगे अगर प्रॉपर प्लानिंग होगी तो। ठीक है, तो बजटिंग समझ में आ रहा है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बजटिंग। अ मैनेजमेंट प्लान estimating anticipated income and expenses for a period of time। देखो, बात पता है क्या है ना, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम, कहीं पर तो आप ये पढ़ा रहे हो, कहीं पर आप वो पढ़ा रहे हो, और बहुत सारी किताबों को चुनकर, बहुत सारी चीजों को देखकर फिर कुछ चीजें लाई जाती हैं आपके सामने। तो ये बात बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि आई शुड अप्रिशिएट दिस, कि अगर आप कमियां निकालते हैं और कमियों को पूछते हैं कि मैम ये कंफ्यूजन है और ये आपने गलत बताया यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक एफर्ट है। क्योंकि डेफिनेटली इस कमी को निकालने के लिए आपने उस चीज को कितनी बार देखा होगा, सुना होगा मेरे वीडियोस को, और उसमें फिर आपने कितना उसको इवेलुएट किया होगा, तब जाके आपने इस चीज को कहा। तो मैं तो इस चीज को डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगी कि अगर ऐसा आप कर पाए। बट हाँ, ये जरूरी है कि, लेकिन ये भी समझिए कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जहां पर खुद इतना कंफ्यूजिंग दिया हुआ कि टीचर भी क्या करे। टीचर खुद कई बार कंफ्यूज रहता है कि भाई, अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया, देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बजटिंग इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब इसकी जो डेफिनेशन है जो मैंने बुक से ली है, और यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकंड प्लीज होल्ड करिएगा।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ मैनेजमेंट प्लान। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है और इस वजह से स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि पता नहीं मैम गलत पढ़ा रही है, बट ऐसा नहीं है। बट अब हम भी कहाँ से पढ़ाएंगे, डेफिनेटली या तो यूट्यूब या तो गूगल या फिर किताबें। बट वहां पे भी कंटेंट थोड़ा सा ऐसा ही लिखा होता है, तो इस वजह से हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि यार एग्जैक्टली exactly क्या है। बहुत सब कुछ रिसर्च करने के बाद भी कई बार चीजें अनसॉल्व ही रहती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ मैनेजमेंट प्लान, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान और मैनेजमेंट प्लान। तो जैसे कि प्लानिंग मैनेजमेंट का भी पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है प्लानिंग, सेम विद दैट। तो बजटिंग जो है इट इज मेनली अ प्लान ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये बजट है, प्लानिंग है, तो प्लानिंग जो मेन फंक्शन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। बट जब इस प्लान को आप एग्जीक्यूट करते हो तो डेफिनेटली आप उसमें कुछ चेंजेस तो करेंगे ना। अब एज इट इज मुझे प्लान मिला तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करूंगी, बिल्कुल करूंगी, उस चीज में देखूंगी भी, मैं उस चीज में इन्वॉल्व भी होंगी कि नहीं नहीं ये चीज गलत है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको हम और बढ़िया कर सकते हैं। तो जो प्लान मुझे मिला है उसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज जरूर करूंगी। तो बेसिकली प्रैक्टिकली जब आप प्लानिंग करते हैं, फिर प्रैक्टिकली जब आप चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, तब मैनेजमेंट यहां पर यूज होगा। और जब आप उस चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर उस चीज को बना रहे हैं, मेक कर रहे हैं, तो तब वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड यूज होगा मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे समझ में आता है। तो दैट इज द रीजन। दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है, सही दोनों है, बट कब कौन सा वर्ड यूज करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द बजटिंग। जैसे कि जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ बजट होते हैं जिसमें अमाउंट फिक्स्ड होता है, आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि नंबर वन, एम्प्लॉयज की सैलरी, वो चेंज नहीं होगी, आप बार बार एम्प्लॉयज की सैलरी चेंज नहीं कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने अपना ऑफिस कहीं रेंट पे लिया है तो वो रेंट जाएगा ही जाएगा, ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आपको उठाने ही पड़ेंगे, रेंट फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। नंबर थ्री, यू कैन से दैट पर्टिकुलरली अगर कुछ जैसे सपोज करिए अगर मेरी क्लास, मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ और उस सॉफ्टवेयर का एक पर्टिकुलरली मंथली चार्जेस है, तो उस सॉफ्टवेयर का जो मंथली चार्जेस है वो फिक्स्ड अमाउंट है, वो ऊपर नीचे नहीं होता, वो फिक्स्ड रहेगा। तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड रहेंगे मंथली, वीकली और ईयरली, तो इसे कहा जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट बजट। नेक्स्ट आ गया आपका वेरिएबल कॉस्ट, जो बदलते रहते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल, है ना। और जो भी स्नैक्स वगैरह अगर हम रिफ्रेशमेंट यूज करते हैं एम्प्लॉयज के लिए, उसका बिल, है ना, ये बदलता रहता है। अगर आप बोनस प्रोवाइड कर तो बोनस का बिल बदलता रहेगा। तो ये इक्विपमेंट्स, कभी आपने महंगे ले लिए, कभी आपने सस्ते ले लिए, या फिर कभी आपने ज्यादा इक्विपमेंट्स ले लिए, कभी आपने कम इक्विपमेंट्स ले लिए, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये बदलता रहता है। नेक्स्ट आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बड़ा एक्सपेंडिचर जो आपने बहुत बड़ा एक्सपेंड किया है अपना अमाउंट। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर अभी आप किराए पे यूज कर रहे थे, अब आपने खुद का बना लिया, आपकी खुद की वेबसाइट, आपका खुद का एप्लीकेशन, आपका खुद का पैनल, आपकी हर चीज अपनी है, तो इसको बनाने में बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, गेट द पॉइंट, है ना। तो अभी तक आप किसी और के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे थे, अब आपने खुद का अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। काफी बड़ा अमाउंट चाहिए इस चीज को करने के लिए। अगर आपको एक ग्राउंड तैयार करना है तो ग्राउंड को तैयार करने के लिए आपको लाखों, 5-6 लाख रुपए चाहिए आपको एक ट्रैक को तैयार करने के लिए। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर फिर फ्लड लाइट्स लगाना है आपको, उसको उसको मेंटेन करने के लिए आपको जो और भी चीजें हैं जो आपको मेंटेन करने के लिए चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीजें अभी आपको चाहिए होंगी, रोलर चाहिए होगा आपको, तो ये सब चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ रहा है। एक और होता है जीरो कॉस्ट बजट, जीरो कॉस्ट बजट। ये जीरो कॉस्ट बजट वो बजट होता है जो कि मिनिमम अमाउंट में आप कर सकते हैं। जीरो का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बिना पैसे के आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि आप मिनिमम, कम से कम पैसे में कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम पैसे में भी प्रॉफिट मिलेगा और ज्यादा, सी, अगर आप कम पैसे में भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी इतना ही, और आप ज्यादा पैसे में भी प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन इतना ही है, क्योंकि ज्यादा पैसे में अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं तो भी प्रॉफिट इतना ही है, और कम पैसे में अगर प्रॉफिट है तो भी इतना ही है। तो बेसिकली दोनों में आपने काम किस में ज्यादा किया, इस वाले में,
क्योंकि जितना बड़ा बजट उतना ज्यादा काम, बट प्रॉफिट आपका कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। सेम विद दैट, जो आपका छोटा मोटा काम है उसमें आपने छोटे से स्टार्ट किया, मेहनत आपने कम करी है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है। सो दिस इज द रीजन जीरो बजट जीरो कॉस्ट जो बजट होगा ये मेनली जो मिनिमम कॉस्ट है उस पर होता है। मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है जी। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लानिंग को लेकर, तो ये अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, प्लानिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेजेंट डिसीजन सिस्टमैटिकली एंड विद बेस्ट पॉसिबल नॉलेज। बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब इतना ही है कि जो भी आपने प्लान किया है उसको आप सिस्टमैटिकली, सीक्वेंशियली, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने एम को अचीव कर सकते हैं, तो उसी को प्लानिंग कहा जाता है। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये जरूर याद रखिएगा। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है प्लान करना, क्योंकि इट शुड बी डिपेंड अपॉन इंटेलिजेंस। जो अभी प्लान करते हैं वो एक लीडर ही होते हैं। वो डेफिनेटली उनके पास अथॉरिटी इसीलिए होती है क्योंकि वो ज्यादा स्किलफुल होते हैं, वो ज्यादा अच्छी चीजों को प्लान कर पाते हैं, हर चीज को प्रॉपरली सिलेक्ट कर पाते हैं, क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है, क्या चीज टाइम वेस्ट करेगी, क्या चीज टाइम को यूटिलाइज करेगी, किस तरीके से सिस्टमेटिकली किया जाए सो दैट रिजल्ट मिल सके। तो ये सब चीजें प्लानिंग में ही काउंट की जाती है, ठीक है। अब प्लानिंग की कुछ डेफिनेशन याद रखिएगा। प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कॉन्शियसली डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, द बेसिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसिडर एस्टिमेट्स। हर चीज का एक सही अनुमान लगाना, हर चीज के डिसीजन को उसके पर्पस के अकॉर्डिंग असाइन करना, जो भी एक्शन आपको लेना है उसको कॉन्शियसली समझना और उसको इंटेलेक्चुअली सॉल्व करना, सिस्टमैटिकली अरेंज करना, इसी को प्लानिंग कहा जाता है। इसी को प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, इनके अकॉर्डिंग a concept of executive action that embodies the skill of anticipating, influencing and controlling the nature or directing of the nature, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है, बजटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के। तो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग का मेन पर्पस है कि अपने गोल को अचीव करें। प्लानिंग का मेन पर्पस है कि वो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। प्लानिंग का मेन पर्पस है कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और जो लॉस है वो कम होना चाहिए। रेवेन्यू जितना भी है, आपके एक्सपेंडिचर कम होने चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट रेट बढ़ जाए। नेक्स्ट आ गया आपका डिफाइनिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी एक्शन आपको लेना है वो क्लियरली वेल अंडरस्टूड होना चाहिए आपके टीम मेंबर्स और आपके आपके लिए। अगर कंफ्यूजन रहेगी तो प्लान कभी भी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग होना चाहिए ताकि डिसिप्लिन बना रहे। ये बड़ा जरूरी है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन होता है तभी डिसिप्लिन भी रहता है, अदरवाइज नहीं रहता। स्ट्रेटजी, प्लानिंग शुड बी स्ट्रेटजी, दैट मीन्स इट शुड बी बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिकल कॉन्सेप्ट्स। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की। ओके, अब अगर ये बात सही है और अगर आपको समझ में आया तो बताइए जरा क्या रहेगा सही आंसर। ये दो स्टेटमेंट्स दिए आपके सामने, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है या फिर कौन सी गलत है, या फिर दोनों ही सही या फिर दोनों ही गलत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट helps the organization to survive and sustain itself by preventing misuse and wastage of fund। तो अगर आप किसी कंपनी को, कंपनी के इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो हेल्प करता है कि कोई मिसयूज ना हो और फंड का वेस्टेज ना हो। तो क्या ये बात सही है? लग तो रही है सही, तो है ना। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स कैन नेवर बी इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं हो सकते अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना हो तो अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपको बताया कि दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लानिंग,
दिस इज द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इवेंट। तो इसके बिना तो डेफिनेटली कोई भी प्लान, कोई भी प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं होगा। तो दोनों ही तो सही है। आप में से कुछ लोग डी कह रहे हैं। भाई डी क्यों कह रहे हो यार? डी कैसे होगा? दोनों सही तो है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, मतलब ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ ही फर्स्ट स्टेप ऑफ बजट प्रिपरेशन, अगर आप बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या रहेगा? प्लान करेंगे, या पहले इनकम को सर्च करेंगे, या फिर फैसिलिटीज अरेंज करेंगे, या फिर एस्टिमेट करेंगे कि कितना मेरा खर्चा रहेगा, एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, प्लानिंग। प्लानिंग। बिल्कुल, प्लानिंग सबसे पहला स्टेप प्लानिंग रहेगा। हाँ जी, प्लानिंग इज वन ऑफ द मेजर rather primary function of management and its scope extend to। यहां पर सिंपल मतलब पूछा हुआ है कि प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है। प्लानिंग, इनमें से जो ऑप्शंस आपके सामने है ए बी सी डी, इनमें से प्लानिंग किसको ज्यादा रिलेट कर रहा है? पर्सन्स को रिक्रूट करना, मतलब स्टाफ करना, स्टाफिंग करना, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डेवलप करना, या फिर स्ट्रेटजीज को स्पेल आउट करना, स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन करना, या फिर ऑब्जेक्टिव्स को बनाना, उसको सेटिंग करना, और कैसे उनको अचीव करेंगे उसका रोड मैप तैयार करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, इसी के साथ ही ये टॉपिक भी आपका यहाँ पर कम। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लास्ट, इंटरमोरल एंड एक्सट्रामोरल। ठीक है, ओके ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमोरल एंड एक्सट्रामोरल, और ये रिलेट करता है कंपटीशन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी एज इट इज आता है, बहुत डिटेल में नहीं पूछते हैं इसमें भी। अगर आप कंपटीशन की बात करें तो बेसिकली आप या तो सेम इंस्टीट्यूट में ग्रुप्स के साथ कंपीट कर रहे हैं, या फिर आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के ग्रुप के साथ कंपीट कर रहे हैं। कंपटीशन ग्रुप में ही हो रहा है, इंडिविजुअल भी हो रहा है, कि आपका दूसरे के साथ जो कंपटीशन है किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, या फिर कोई भी अवार्ड है उसे रिसीव करने के लिए, या फिर रैंक के लिए, जब आप अपनी कैपेसिटीज को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे कहा जाता है कंपटीशन। ठीक है ना? तो आप ये चेक कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि भाई कौन बेटर है, तो उसे कहा जाता है कंपटीशन। ये सिंगल भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये ग्रुप में भी हो सकता है, इंटरमोरल भी हो सकता है, और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरमोरल वो होता है जो स्कूल, इंस्टीट्यूट्स, या किसी भी कॉलेज के अंदर, विद इन द वॉल्स के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, या तो हाउसेस के बीच में हो रहा हो, या तो क्लासेस के बीच में हो रहा हो। ठीक है ना? तो उसे कहा जाता है इंटरम्यूरल कंपटीशन। जैसे कि हम लोग अगर हाउसेस की बात करें तो ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, ऐसे हाउसेस होते हैं, ऐसे नेम्स भी होते हैं हाउसेस के, है ना? सेम विद दैट, अगर हम क्लासेस वाइज कहें, बीपीएड का मैच है एमपीएड के साथ, या एमपीएड का मैच है बीपीई के साथ, तो ये एक टाइप का इंटरम्यूरल कहलाया जाएगा, कि सेम इंस्टीट्यूट्स में वेरियस ग्रुप्स के बीच में जो कि उसी इंस्टीट्यूट का पार्ट है, उसे कहा जाता है इंटरम्यूरल। और जो एक्सट्राम्यूरल है, ये कहा जाता है कि जब आप इंटर स्कूल की बात करें, स्कूल्स के बीच में अगर कंपटीशन है, इंटर कॉलेज, अगर कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन है, तो इसे कहा जाएगा एक्स्ट्रामुरल। तो आप इसको इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन द कॉलेज, विद इन द इंस्टीट्यूट, और एक्स्ट्रा इसको आप इंटर भी कह सकते हैं। इंटर, इंटर दैट मीन्स बिटवीन द कॉलेज, बिटवीन द ग्रुप्स। ठीक है, बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस। तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रही हैं। ये सेम इंस्टीट्यूट के ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में compete किया जाता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के साथ compete किया जाता है।
इन इट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नोन टू ईच अदर, इसमें से जो ज्यादातर लोग होते हैं वो एक दूसरे को पहचानते हैं क्योंकि सेम ही ग्रुप के होते हैं, सेम ही इंस्टीट्यूट के होते हैं। यहाँ पर एक दूसरे के साथ अनअवेयर होते हैं, जानकारी कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पर विद इन द बाउंड्रीज, और दिस इज बिटवीन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिटवीन द कॉलेज। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये ये है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली। जब आप सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि इंटरवल का मेन सिग्निफिकेंस किस चीज के ऊपर है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंटरवल का इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन सा है? सिलेक्शन फॉर द एक्स्ट्रामुरल। तो जो जितने भी प्लेयर्स एक्स्ट्रामुरल के लिए सिलेक्ट होते हैं वो यहीं से सिलेक्ट होते हैं। यहीं से जो टीचर है, जो कोच है, वो सिलेक्ट करता है कि भाई इसमें ज्यादा स्किल्स है, ये ज्यादा स्किलफुल है, ये बेटर परफॉर्म कर सकता है। फिर वहीं से सिलेक्शन होता है ऊपर के कंपटीशन के लिए। ग्रुप कोहेजन, दैट मीन्स ग्रुप यूनिटी। तो ग्रुप यूनिटी कहाँ सीखते हैं? इंटरमुरल टूर्नामेंट्स के साथ सीखते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो बच्चे होते हैं उनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मिलता है। उनको होम ग्राउंड में समझ में आता है कि प्रोफेशनली किस तरीके से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। ये एक्सपीरियंस मिलता है इंटरमिनल में। इसका मेन पर्पस यही होता है। रिक्रिएशन, ये एक मेन पर्पस है। दूसरा, मास पार्टिसिपेशन, ये एक मेन पर्पस है इंटरमिनल का, जिसमें ज्यादातर लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और कंपीट करते हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम्स। नेक्स्ट आ गया आपका एक्स्ट्रामुरल। और एक्स्ट्रामुरल में जो इंपॉर्टेंस है और जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो कौन कौन सा है? कि ये आप कंपीट करते हैं प्रोग्रेशन के लिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। यहां पर आपका मेन टारगेट क्या है? परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, एराउजल, इसको ओवरकम करना। कि आप जितने बड़े बड़े कंपटीशन में कंपीट करेंगे और जितनी बार कंपीट करेंगे, जितनी ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना ये स्ट्रेस, एराउजल, एंजाइटी, एराउजल इज अ गुड टर्म, बट एंजाइटी, एग्रेशन, स्ट्रेस जब ये ज्यादा हो जाए तो ये परफॉर्मेंस को खराब करता है। तो हाउ कैन यू टैकल, हाउ कैन यू ओवरकम ऑल दीज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपके परफॉर्मेंस को कम करने के लिए होते हैं? आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम मैं हार गया तो क्या होगा, अगर मैं नहीं जीत पाया तो क्या होगा, और मेरी प्रैक्टिस, मेरा ट्रेनिंग खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें को ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब एक्सपीरियंस, जितना बड़ा कंपटीशन उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है इस चीज के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका लेवल ऑफ फिटनेस। लेवल ऑफ फिटनेस, तो जैसे जैसे आप कंपीट करते हैं बड़े बड़े लेवल में तो आपका फिटनेस लेवल भी बढ़ता है। एंड सोशलाइजेशन, आप एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे का कल्चर, ट्रेडिशन। अगर आपका कंपटीशन, अगर आप नेशनल कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका कंपटीशन साउथ में हो रहा है तो आप साउथ के कल्चर को पहचान पाएंगे, साउथ के लोगों को। और वहां पर नेशनल इंटीग्रेशन, दैट मीन्स वहां पर आप एक साथ बहुत सारे लोगों को के साथ इंटरेक्ट हो पाएंगे, जान पाएंगे ये लोग साउथ इंडियन कैसे होते हैं, नॉर्थ इंडियन कैसे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट कैसे होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होता है एक्स्ट्रा म्यूरल का। इसी के साथ ही सुपरविजन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनल और एक्सटर्नल में इतना ही काफी रहेगा, यही से सवाल बन जाएंगे। नेक्स्ट आ गया सुपरविजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरविजन? तो सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपरविजन का मतलब होता है सुपरवाइज करना, ओवरसी करना। दैट मीन्स अगर आपके लीडर ने और आपके मैनेजर ने कोई ड्यूटीज, कोई वर्क असाइन कर दिया है, तो सुपरवाइजर एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। सपोर्टिंग, सुपरवाइजर ना ही लीडर है ना ही मैनेजर है। सुपरवाइजिंग सुपरवाइजर एक सपोर्टिव सपोर्टिव लीडर है, जो लीडरशिप, जो बेसिकली जो मेन लीडर है उसके डायरेक्शन को सुपरवाइज करता है, सपोर्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है टीम मेंबर्स के साथ। ये है सुपरवाइजिंग का मेन पर्पस। ठीक है, यही सब यहां पे लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। सुपरविजन रिफर्स टू द एक्ट बाय विच एनी पर्सन इंस्पेक्शन प्रोवाइड करता है, सुपरवाइज द वर्क ऑफ अदर पीपल, एंड दैट इज वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। केवल ये चेक करता है कि भाई प्रॉपरली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो डायरेक्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब चीजें सुपरविजन में आती हैं। सुपरविजन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉम द अबव, ऊपर से सुपरवाइज करना, मतलब ऊपर से लुक आफ्टर करना, काम कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। तो ओवरसी करना, लोगों के, जो वर्कर्स के काम को ओवरसी करना। ठीक है,
क्या वो काम कर रहे हैं या फिर वो गलत काम कर रहे हैं, फिर नहीं काम कर रहे, ये सब चीजें, ठीक है। तो अगर हम इसके 3 मेन फंक्शंस की बात करें तो सुपरविजन का 3 मेन फंक्शन आपके सामने है। सबसे पहला, डायरेक्शन। मेन जो डायरेक्शन है वो लीडर ही प्रोवाइड करता है, मैनेजर ही प्रोवाइड करता है। ये एक सपोर्टिव डायरेक्शन, मतलब अगर कोई सबॉर्डिनेट्स, अगर कोई एम्प्लॉइज कंफ्यूज रहते हैं तो उनकी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं सुपरवाइजर्स। ये मेन डायरेक्टर्स नहीं होते, मेन होते हैं मैनेजर्स। सुपरवाइजर केवल उस डायरेक्शन को सपोर्ट करते हैं। इमीडिएट गाइडेंस, अगर इमीडिएट गाइडेंस की जरूरत है, इमीडिएट प्रॉब्लम है, अब उस टाइम पे मैनेजर वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे सुपरवाइजर विल वर्क in the place of manager so that immediate guidance वो provide कर सके। एंड कंट्रोल, तो कंट्रोल को बनाए रखने के लिए, कंट्रोल किसने स्टार्ट किया? मैनेजर ने। बट कंट्रोल को बनाए रखना किसका काम है? एक सुपरवाइजर का। तो सुपरवाइजर का आपको मेन फंक्शन समझ में आ रहा है? सुपरवाइजर का 3 मेन फंक्शंस है, सपोर्टिव डायरेक्शन, इमीडिएट गाइडेंस एंड कंट्रोल। नाउ दिस इज लेसन प्लानिंग। अब ये लेसन प्लानिंग ना, जैसे मैंने आपको प्लानिंग तो बता ही दिया, प्लानिंग की हमारी पहले ही बात हो चुकी है। अब लेसन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ये आपने बीपीएड में, एमपीएड में डेफिनेटली किया हुआ है। 2 तरीके से लेसन प्लान आप लोगों ने तैयार किए होंगे, एक थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। तो लेसन प्लान में आप करते क्या है, आपको जो भी लेसन लेना है, चाहे वो प्रैक्टिकल लेसन हो, चाहे वो थ्योरी लेसन हो, तो आपने अपने लेसन को इस तरीके से डिवाइड किया है, इस तरीके से अरेंज किया है सो दैट आप सभी चीजें ऑन टाइम कवर कर पाए। उसे कहते हैं लेसन प्लान, नथिंग एल्स। सिंपल सा एक स्टेटमेंट है। एक अच्छे लेसन प्लान में क्या क्या चीजें होना चाहिए, वो अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, उसके सारे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली स्टेटेड, क्लियरली वेल एक्सप्लेन्ड होने चाहिए। और लेसन प्लान इज बिल्ड ऑन द पर्सपेक्टिव बैकग्राउंड ऑफ द क्लास। क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास का जो लेवल है, अगर मेरी क्लास का साइज और मेरी क्लास का जो एबिलिटी स्टेटस है वो अगर वीक है, वीक मतलब छोटी क्लास है मेरी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान तैयार करना चाहिए। अगर मेरी क्लास का स्टेटस थोड़ा हायर है, जैसे बीपीएड एमपीएड, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान तैयार करना चाहिए। अगर मेरी स्पोर्ट्स क्लास है तो स्पोर्ट्स क्लास के अकॉर्डिंग लेसन प्लान। अगर मेरी फिजियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश की क्लास अगर है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लेसन प्लान तैयार करना चाहिए। तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड ऑफ द क्लास। तो क्लास की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरा लेसन प्लान तैयार होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के तरीके से। वेल सिलेक्टेड एंड डायरेक्टेड लर्निंग, ये सब लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ज्यादा मतलब बेसिकली एक लेसन प्लान कैसा कितना अच्छा होना चाहिए, ज्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको जरूर एक बार पढ़िएगा, जरूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत बेसिक चीजें लिखी हुई हैं जिसको आप आराम से इसको समझ पाएंगे। और ये है सीक्वेंस। मेन बात ये है, अगर एग्जाम में आता है तो सीक्वेंस पूछते हैं। सबसे पहले असेंबली एंड रोल कॉल, उसके बाद वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस, उसके बाद फॉर्मल एक्टिविटीज, यू कैन से दैट ट्रेडिशनल और कल्चरल एक्टिविटीज में आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद आगे आपका स्पेशल एक्टिविटीज और स्पेशल इवेंट, उसके बाद रिक्रिएशनल गेम्स एंड एक्टिविटीज, एंड अगेन असेंबली एंड रोल कॉल। तो लेसन प्लान मैंने कहा कि 2 टाइप के होते हैं, एक जनरल, एक स्पेसिफिक। तो जो जनरल लेसन प्लान है वो ट्रेडिशनल और कल्चरल फॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर ही होता है, जैसे कि लाठी काठी, जैसे कि बैंड्स, जैसे कि लेजियम, है ना, ये जैसे कि काइट स्किल्स, मास पीटी, एरोबिक्स, ये जो जनरल जो स्किल्स वगैरह होती है उनके लिए जो अब आप लेसन प्लान तैयार करते हैं, ये वो लेसन प्लान है। स्पेसिफिक हो गया एक पर्टिकुलरली इवेंट के लिए या फिर पर्टिकुलरली एक स्किल्स के लिए, टेक्निक के लिए, चाहे वो बास्केटबॉल का लेप शॉट हो, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे ड्रिबलिंग हो, या फिर हाइकिंग हो, है ना। तो ये सब चीजें, फिर आप एथलेटिक्स में रेसेस के लिए, जंप्स के लिए कोई भी एक सिंपल टेक्निक अगर आप सिखा रहे हैं तो ये आपके स्पेसिफिक लेसन प्लान में काउंट होगा। बट सीक्वेंस यही रहेगी, जो ये सीक्वेंस आपके सामने। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अलग अलग करिकुलम चलता है, तो कहीं कहीं पर लेसन प्लान का सीक्वेंस अलग होगा। मैंने ये नहीं कहा कि यही लेसन प्लान सब जगह फॉलो होता है, बट मैं ये कहूंगी कि ये जो लेसन प्लान है ये मैंने 12th क्लास की बुक में से लिया हुआ है। मोस्टली आपको सही जो आंसर है वो वही मिलेगा, 12th क्लास की जो बुक रहती है
एजुकेशन की, वहां पर बढ़िया दिया होता है और काफी ज्यादा रिलेटेबल होता है। अदरवाइज आई वुड से कि ये डिपेंड करता है कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर, कि वो कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है। मैं कहूं कि भाई आपके यहाँ कुछ और होता होगा तो बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल हो सकता है। बट आप जब भी सीक्वेंस आपको दिया होगा ना, आप देखते ही समझ जाओगे, ये गारंटी है मेरी। आप देखते समझोगे भाई ये चीज ऊपर ही आएगी, ये चीज बीच में आएगी, ये चीज साइड में आएगी। ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, और होंगे भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यही चीज जो आपने पूरे बीपीएड करी है, यही चीज पूरे एमपीएड करी है आपने, और अगर इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाए तो फिर फायदा क्या रहा। ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली रहेगा। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। ये पता नहीं क्या हो गया है पीपीटी में। हाँ जी, एडवांटेजेस ऑफ इंटर स्कूल स्पोर्ट्स। तो इंटर स्कूल्स के क्या क्या एडवांटेज रहेंगे। इंटर स्कूल, अब अगर इंटर स्कूल की बात कर रहे हैं तो इंट्राम्यूरल है कि एक्स्ट्राम्यूरल है। इंट्रामुरल मैम। इंट्रामुरल मैम। देखिए, अभी भी कंफ्यूज मत होइए। इंटर का, एक्स्ट्रा मुरल है। हाँ एक्स्ट्रा। जी, एक्स्ट्रामुरल है। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। अभी कंफ्यूज मत होइएगा। जी मैम, एक्स्ट्रा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब इंस्टीट्यूट कॉलेज के अंदर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, कॉलेजेस के बीच में। अब ये इंटर स्कूल है, इंटर स्कूल का मतलब स्कूल्स के बीच में। अब स्कूल्स के बीच में अगर है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा मुरल होगा ना। एक्स्ट्रामुरल। इंटर को देखकर कंफ्यूज मत होएगा, ठीक है। हाँ, या तो इंट्रा, या देखो, या तो इंट्रामुरल लिखा होगा, या फिर हाँ, या फिर मतलब बेसिकली लिखा होगा ये, या फिर इंटर स्कूल लिखा होगा, या फिर एक्स्ट्रामुरल लिखा होगा। तो ये एक चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो अब क्या होगा करेक्ट आंसर। सारे ही लग रहे हैं, लग तो सारे ही रहे, ऑलमोस्ट सारे ही लग रहे हैं, बट फिर भी कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखो, ओवर एम्फेसाइसिस और विनिंग, मतलब विनिंग पे ज्यादा जोर देना, ये थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। चाहे आपका कॉम्पिटिशन आपका इंटरमुरल हो कि एक्सट्रामुरल हो, मेन चीज है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो स्पोर्ट्समैनशिप, वो ज्यादा है। जीतने के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो। तो सेकंड एक नेगेटिव ऑप्शन रिलेट कर रहा है, तो सेकंड को तो काट दो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द स्किल्स, बिल्कुल सही है, फर्स्ट होगा। और डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये भी होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ लग रहा है। लेस एम्फेसिस ऑन मास पार्टिसिपेशन, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अगर आपका टीम गेम है तो वो भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ज्यादा रिलेट कर रहा है, दैट इज वाई करेक्ट आंसर इज सी। तो सी बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन का सही मतलब क्या होगा। एफर्ट्स की एफिशिएंसी को चेक करना, टारगेट आपने कितना अचीव कर लिया उसे चेक करना, आप अपने गोल से कितना दूर रह गए या फिर आपने गोल अचीव कर पाया वो चेक करना, या फिर किसी भी सब्जेक्ट के स्टेटस को चेक करना। डी मैम। सारे ही सही है ना। इवैल्यूएशन में तो आप सभी चीज चेक करते, तो यहाँ पे यस, सारे ही सही हैं। इनमें से एजुकेशन में सोशल फाउंडेशन क्या चीज रिलेट करता है, मतलब कौन सा फैक्टर है जो कि सोशल एस्पेक्ट्स को रिलेट करेगा। तो बॉडी टाइप एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल को रिलेट करेगा। मोटर लर्निंग भी इंडिविजुअल, तो ये बॉडी टाइप और मोटर लर्निंग ये इंडिविजुअल फाउंडेशन है, इंडिविजुअल कंपोनेंट है। बाकी कंपटीशन एंड कॉपरेशन ये सोशल कंपोनेंट है, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द ग्रुप, ग्रुप मेंबर्स। एंड सोशलाइजेशन भी ग्रुप मेंबर्स के बीच में होता है, तो दैट्स सी एंड डी, दैट मीन्स फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है।
कंपटीशन एंड कॉपरेशन ये एक सोशल फैक्टर्स है, इट शुड बी हेल्दी, ये सोशली किया जाता है ग्रुप्स के बीच में। डन। इसी के साथ ही नेक्स्ट इस क्वेश्चन से, वैसे इससे पहले ये करो, सुपरविजन एज एन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट, सुपरविजन का मेन एम क्या है? सुपरविजन का मेन एम क्या है? स्टूडेंट्स काउंसलिंग, प्रोग्रेशन सस्टेनिंग, फीडबैक प्रोवाइडिंग। सो मेन फंक्शन क्या है इसका? स्टूडेंट्स एक्टिविटीज को ओवरसी करना। क्लियर है? बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन जिससे आप क्लियर हो जाएंगे, सुपरविजन के बारे में आप क्लियर हो जाएंगे, एक ओवरऑल टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा अबाउट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। सुपरविजन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स किस में आएगा? सुपरविजन ऑफ पर्सनल, देखो रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग ये आएगा पर्सनल में। थर्ड का वन, थर्ड का वन एक में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, एक और चेक कर लो। सुपरविजन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, टाइम टेबल, क्लास शेड्यूलिंग, सही है, ये भी सही है, इंस्ट्रक्शनल। उसके बाद टू, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, टू का फोर्थ, एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्ले फील्ड, जिम्नेजियम, ये भी सही, ये भी सही रिलेट कर रहा है। सही तो है? आपको भी लग रहा है? नहीं नहीं, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, हाँ डी लग रहा है, डी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक आपका यहीं पर खत्म हो जाता है, और मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली एक बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर कवर कर चुके हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। और मेरे अकॉर्डिंग जो भी आपने टाइम यूटिलाइज किया है, ये टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ होगा, ये टाइम आपका डेफिनेटली यूटिलाइज हुआ होगा। अगर अगर आपको ये सब चीजें रिलेट हुई हैं या फिर पसंद आई हैं, तो डेफिनेटली कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपको ये चीजें कैसी लगी। सेकेंडली, अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो कमेंट्स करिएगा, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पर्टिकुलरली स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना, मैं आपको डेफिनेटली इस चीज के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर कहीं पर भी आपको समझ में ना आया हो या कहीं पर भी अगर आपको गलत लगता हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच।